हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है आधुनिकीकरण का युग। और इस चैप्टर का को आज हम पूरे के पूरे चैप्टर को कहानी की तरह समझेंगे और एक ही वीडियो में समझेंगे। वीडियो लगभग 1 से सवा घंटे की होने वाली है और इस चैप्टर में पूरे चैप्टर की कहानी आपको बताई जाएगी। एक तरह से इस पूरी वीडियो को बनाने का पर्पस है कि आपका फटाफट रिवीजन, ठीक है। जिन बच्चों के पास टाइम की कमी है और उनको फटाफट पूरा की पूरा चैप्टर करना है, तो मैंने 6 पार्टों की पूरी कहानी मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। ठीक है, जो 6 पार्ट दे रखे हैं इस चैप्टर में, सारे 6 इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे और बिल्कुल कहानी की तरह बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, और ये जो रिविजन टाइप की जो वीडियो रहेगी, या फिर आप समझ सकते हैं कि चैप्टर को मोटा मोटा समझने के लिए ये वीडियो रहेगी। और जैसे कल आपका एग्जाम है या आपका टेस्ट है या कुछ भी है, तो आपको 1 घंटे में ही चैप्टर अगर समझना है तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। और अगर आपके पास समय है और आप एसएसटी एनसीईआरटी में बोर्ड एग्जाम में 99% लाना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि 99% आपके एग्जाम में नंबर आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैं इस वीडियो के बाद इस पूरे चैप्टर के जो 6 पार्ट हैं उनको पार्ट वाइज अपलोड करूंगी। ठीक है, आप साइड में देख भी पा रहे हैं कि ये 6 की 6 वीडियो आपको इस वीडियो के बाद मिलेंगे। ठीक है, हर रोज आपको एक एक पार्ट मिलेगा, है ना। और उसके बाद में एमसीक्यू भी कराऊंगी, तो एमसीक्यू भी आपको देख लेने हैं और इसकी थ्योरी भी आपको देख लेनी है पार्ट वाइज। ठीक है, और आपको लगेगा कि अब ये वीडियो हमें कहाँ मिलेंगी, हम तो ये जो आपकी वीडियो हम तो बहुत बाद में देख रहे हैं, तो ये सारे पार्ट आपको कहाँ मिलेंगे। तो इन सारे पार्टों को देखने के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है। एक थ्योरी की है एसएसटी एनसीईआरटी की और एक एमसीक्यू की है। ठीक है, 10th क्लास की एसएसटी एनसीईआरटी की आपको जो भी बुक करनी है, जो भी चैप्टर करना है, ठीक है, वो सारे के सारे आपको उन दोनों प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और उन दोनों प्लेलिस्ट में आप ये देखना कि आपको एमसीक्यू करना है तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, थ्योरी करनी है तो आप थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। ठीक है, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 6 से लेकर 10 तक की मोस्टली बुक कंप्लीट करा दी है एसएसटी एनसीईआरटी की। अभी तक आपने ये सारी बुक भी नहीं देखी है तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप व्यू द चैनल पर क्लिक करिए और जब आप व्यू द चैनल पर क्लिक करेंगे तो पूरा चैनल ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्टों को देख सकते हो। आपके कोई भी छोटे बहन भाई हैं तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल, या उनकी हेल्प कर सकते हो स्टडी में। ठीक है, ये वीडियो दिखाकर, या फिर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इन सभी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं उद्योगीकरण का युग। ठीक है, उद्योगीकरण का युग किस तरह का था, किस तरह वो शुरू हुआ, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। देखो, उद्योगीकरण जो मेनली शुरू हुआ वो हुआ था आपके इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड है यूरोप में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर महाद्वीप की बात करी जाए तो औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, सबसे पहले यूरोप में स्टार्ट हुई थी। अगर बात करी जाए कौन से देश में स्टार्ट हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, अब देखो इंग्लैंड में ये औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। देखो आप देख पा रहे हैं इसमें कि औद्योगिक क्रांति से पहले का युग। ठीक है, इसमें दे रखा है औद्योगिक क्रांति से पहले का युग और पार्ट 1 है ये औद्योगिक क्रांति से पहले का युग। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से पहले का युग कैसा था, ठीक है, वो हम इसमें देख रहे हैं। तो देखो, औद्योगिक क्रांति से पहले का युग ऐसा था कि ऐसा नहीं है कि औद्योगिक क्रांति आई तभी फैक्ट्रियां लगी, तभी सारा के सारा प्रोडक्शन शुरू हुआ, ठीक है, तभी औद्योगिकरण हुआ, ये सब ऐसा नहीं था। देखो चल क्या रहा था कि इंग्लैंड में, या हम बात करें पूरे के पूरे यूरोप में, उस समय यानी कि 18वीं शताब्दी में बहुत तेजी से, 17वीं और 18वीं शताब्दी में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी। ठीक है, वही सारी चीजें उस समय इंग्लैंड फेस कर रहा था जो हम आज कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जो जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसी तरह से इंग्लैंड की बढ़ रही थी उस टाइम पे। तो इंग्लैंड भी बेचारा बहुत ज्यादा परेशान था इस जनसंख्या की वजह से। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को खाने पीने के लिए सामान चाहिए। जब लोगों को खाने पीने के लिए सामान चाहिए तो फिर वो कहीं ना कहीं बनने भी तो चाहिए। ठीक है, अब लोगों को कपड़े चाहिए पहनने के लिए, तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए कपड़े बनाए जाने लगे। तो मेनली जो पहले पहले काम चल रहा था वो चल रहा था शहरों में। ठीक है, गाँव के लोगों के पास तो काम होता है, गाँव के लोगों के पास क्या काम होता है, खेतों में काम करते हैं वो। ठीक है, अनाज उगाने का काम जो होता है वो किसानों का होता है। तो किसान अपना काम कर रहे थे, गाँव के लोग अपना काम कर रहे थे। गाँव के लोग मतलब किसान, किसान मतलब खेती करने वाले लोग। ठीक है, वो अपना वहां से काम चला लेते थे। शहरों में जो लोग थे उनके पास खेती नहीं है, इसलिए वो शहर में रह रहे हैं। ठीक है, कमाने खाने के उद्देश्य से। तो शहर वाले लोग क्या करते थे, वो छोटे छोटे काम करते थे, मतलब जैसे कपड़े बनाने का काम, ठीक है, जैसे ब्रेड बनाने का काम, बेकरी का काम, ऐसे छोटे छोटे काम, ठीक है, करते थे। छोटे लेवल पर काम ये चलते थे। लेकिन जब जनसंख्या स्पीड से बढ़ती रही तो क्या हुआ, अब वहां पर
जो शहर वाले लोग हैं उनको ऑर्डर ज्यादा मिलने लगे कि भाई और कपड़ा बनाओ और कपड़ा बनाओ, तो वो जो लोग थे वो कपड़ा नहीं बना पा रहे थे, ठीक है, उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से मांग बढ़ रही थी। तो क्या हुआ, तो वहां पर वहां के जो लोग थे इंग्लैंड के, मेनली लंदन, ठीक है, इंग्लैंड लंदन का एक शहर है, और लंदन के जो व्यापारी लोग थे वो क्या करने लगे। अब देखो व्यापारियों का भी क्या चल रहा था, व्यापारियों का चल रहा था कि व्यापारियों ने एक संघ बना रखा था, ठीक है, इंग्लैंड के व्यापारियों ने एक संघ बना रखा था, वो अपने अंडर में काम करवाते थे। अब उस संघ को बोला गया गिल्ट, ठीक है, क्या बोला गया, उस संघ को बोला गया गिल्ट, गिल्ट बोलते थे उस संघ को। और ये क्या करते थे उस संघ में कि वो जो पूरा की पूरा संघ था उसको राजा राजा से कह के, वहां का जो रानी थी, सॉरी राजा नहीं था, वहां की रानी थी, रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया से उन्होंने लाइसेंस टाइप का ले रखा था, और इस गिल्ड के अंदर वो किसी नए व्यापारी को एंट्री नहीं देते थे। यानी कि उन्होंने फिक्स कर रखा था कि लंदन में बस ये लोग जो हैं यही व्यापार कर सकते हैं और इनके बच्चे व्यापार कर सकते हैं, अदर लोगों की एंट्री नहीं है। अब कुछ और लोग भी मुनाफा कमाना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि उस समय माल को बनाकर बेचने में भारी मुनाफा मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने जो जिनको यहाँ गिल्ड में घुसने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, यहाँ व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अपना जो माल तैयार करने का काम था वो चले गए गांव में, ठीक है, गांव में चले गए और उन्होंने गांव के लोगों को बोला कि भाई ये हम तुम्हें कपास देंगे, ठीक है, हम तुम्हें चरखे देंगे और तुम हमें कपड़ा बना के दे देना, और उसके बदले हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। गांव वाले लोग बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि एक छोटे से जमीन पर इतना उत्पादन करना कि अपने घर का पेट पालना, ये उस समय एक चुनौती वाला काम था इंग्लैंड में, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में ऐसे जैसे आज आप सोचते हो एक या दो बच्चे होते हैं, इंग्लैंड में ऐसे नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे बिल्कुल ऐसे था जैसे हमारा 50-60 साल पहले हमारा भारत था, एक महिला के 7-8 बच्चे वहां होते थे, ठीक है, ये नॉर्मल चीज थी वहां पर, है ना। तो जनसंख्या कंट्रोल हो नहीं पा रही थी, तो एक महिला के 7-8 बच्चे हैं, फिर उनके विवाह वगैरह होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, तो जनसंख्या स्पीड से बढ़ रही थी। अब एक छोटे से टुकड़े पर कितना ही अनाज उगाया जा सकता है, कितना ही उसमें काम कर लो, एक लिमिट से ही खेती होगी ना, एक लिमिट से ही उसमें धान आएंगे, एक लिमिट से ही उसमें गेहूं आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप ज्यादा मेहनत करो तो ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा बहुत अंतर आता है 19-20 का, कभी ज्यादा कभी कम अनाज, लेकिन उतने लोगों की भरपाई वो नहीं कर पा रही थी खेती। इसलिए जब सौदागर गांव में पहुंचे और उन्होंने बोला कि आप हमें ये काम करके दे दो, उसके बदले हम इतने पैसे देंगे, तो सारे के सारे किसान पहले से पहले तैयार थे कि हाँ भाई हम काम करने के लिए तैयार है ना। क्यों तैयार है हम काम करने के लिए, क्योंकि हमारा जो गुजारा है वो खेती से नहीं चल रहा है। ऊपर से एक और फायदा था कि जिस दिन खेत में काम है उस दिन सारे परिवार के लोग खेत में काम कर जाए, जिस दिन खेत में काम नहीं है, अब खेत में हमेशा काम नहीं होता, 12 मास काम नहीं होता, ठीक है, खेत बूक गए तो फिर 8 दिन का गैप रहेगा, फिर पानी दे दिया फिर 8 दिन का गैप रहेगा, ऐसे ऐसे करके मतलब कभी काम होता है कभी काम नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि 365 दिन आपको खेत में काम करना ही है, ठीक है, आपको 8 घंटे खेत को देने ही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब फसल आती है तो फिर आपको दिन रात काम करना पड़ता है, बोने का काम है तो फिर आपको ज्यादा काम करना पड़ता है, तो अस्थायी काम होता है कृषि में। तो किसानों के लिए बहुत सहूलियत थी कि जब मन आया खेत में काम कर लिया, जब मन आया अपना कपड़े बना लिए, ठीक है। फिर ये सौदागर गांव में जाते थे, उनको गांव वालों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, ये सौदागर थे गांव में जाते थे, उन किसानों से कपड़ा लेके उनको पैसे दे देते थे, उनका अच्छे से चल रहा था, खाना पीना बढ़िया, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई है इसको ही बोलते हैं आदि औद्योगिकरण, यानी कि औद्योगिकरण से पहले की कहानी, ठीक है। ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई ये कौन सी कहानी है, ये औद्योगिकरण से पहले, ठीक है। यहाँ तक औद्योगिकरण नहीं हुआ था, यहाँ तक क्या था, घर घर में माल तैयार किया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, नेक्स्ट है कारखानों का उदय, ठीक है। औद्योगिक क्रांति जो स्टार्ट हुई वो यहाँ से स्टार्ट हुई, कारखानों का उदय। जब माल ज्यादा मात्रा में बनने लगा, माल की डिमांड बहुत ज्यादा आने लगी कि भाई और चाहिए माल और चाहिए माल, तो फिर क्या हुआ, कुछ व्यापारियों ने सोचा कि हम क्या कर लेते हैं, फैक्ट्री लगा लेते हैं, ठीक है। और फैक्ट्रियों में क्या था, फैक्ट्रियां लगा लेते हैं, और फैक्ट्रियों में क्या फायदा रहेगा कि मजदूर हमारे हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। अब जैसे गांव में सामान देके आते थे वो, तो कभी टाइम पे उन्होंने बना के दिया कभी नहीं दिया, है ना, मतलब किसान अपने हिसाब से काम करते थे। लेकिन जब फैक्ट्रियां बनने लगी बड़ी बड़ी, तो इसमें क्या होने लगा, कारखानों में, फैक्ट्रियां या कारखाने एक ही बात है, तो इन कारखानों में क्या होने लगा कि बड़े मात्रा पे उत्पादन किया जा सकता था। तो यहाँ पर क्या था कि मजदूरों से 10-12 घंटे काम लिया जाता था, और मजदूरों को वहीं सोना रहता था, वहीं सारी सुविधाएं मिल जाती थी, और कारखानों में काम मिल जाता था, ठीक है। तो अब जब कारखाने खुलने लगे तो जो सौदागर थे उनको भी ये रहा कि भाई हम क्या करेंगे कि शहर में उत्पादन करने लगे, ठीक है। गाँव में हम बार बार जाते हैं लेके आते हैं, धुलाई का माल माल ले जाना, फिर माल लेके आना, भाड़ा वगैरह, ये सब पूरी झंझट रहती है। तो क्या करें, कारखाने खोल लें। तो ज्यादातर लोगों ने क्या किया, कारखाने खोल लिए,
है ना। कारखाने खोले यानी फैक्ट्रियां खोलनी तो भाई मजदूर जिनको अब काम करना है उनको अब शहर आना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इंग्लैंड में 1730 के दशक में सबसे पहले कारखाने खुले, ठीक है। कितने में, यानी कि हम कह सकते हैं 18वीं शताब्दी के लगभग शुरू के सालों में कारखाने शुरू हो गए, ठीक है, 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है इसमें औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। पहले हम इसी पॉइंट में देखते हैं कारखाने के उदय में आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ कि वहां पर जो फैक्ट्रियों में उत्पादन चल रहा था, अब ये खबर पहुंच गई गांव में कि भाई शहर में बहुत काम मिल रहा है, फैक्ट्रियों में अच्छा खासा उत्पादन हो रहा है, बहुत बढ़िया रहेगा। तो सब लोग क्या होने लगे, गांव गांव को छोड़ छोड़ के शहर में आने लगे कि भाई हमें काम मिलेगा, ठीक है। अब काम काम था लगभग 100 लोगों का, अब गांव से आगे 300-400 लोग, ठीक है। तो शहर में किराए के मकान ना मिल पाते थे, ठीक है। शहर में खाने पीने की सुविधा नहीं थी उन मजदूरों को, जो मजदूर गांव छोड़ के शहर आ गए थे। क्योंकि मजदूर आ गए थे का मतलब ये है कि मजदूर, हमारे यहाँ जैसे क्या होता है कि मजदूरों को कहीं काम करना रहता है तो वो अकेले चले जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड में संयुक्त परिवार की परिभाषा नहीं थी उस टाइम तक भी, ठीक है। वहां पर संयुक्त परिवार नहीं मिलते हैं। अभी जैसे हमारे भारत में किसी लड़के को जॉब करनी है तो वो क्या करेगा, वो अपने कपड़े बांधेगा और दूसरे शहर में जाके जॉब करना शुरू कर देगा, छुट्टी मिलेगी तो अपने घर घूमने चला जाएगा। इंग्लैंड में क्या हुआ कि जब गांव में कुछ मिल नहीं रहा खाने को, संयुक्त परिवार वहां होते नहीं थे, ठीक है। तो वो क्या, अपनी वाइफ को भी, अपने बच्चों को भी और खुद भी, पूरा की पूरा खानदान उठ के आ गया शहर में। अब शहर में तुम्हें पहले काम मिलेगा, फिर पैसे आएंगे, फिर तुम उससे कुछ घर वार ले सकते हो, किराए का मकान ले सकते हो, खाने पीने की सुविधा जुटा सकते हो, है ना। तो ये जो प्रोसेस है बहुत धीरे धीरे है। उस समय मजदूर इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि गांव में ज्यादा भुखमरी फैल रही थी, वो इंतजार ही नहीं कर सकते थे। तो वो क्या कर रहे थे कि वो अपनी पत्नी को भी ला रहे थे और 7-8 बच्चों को भी साथ में लेके चल रहे थे, ठीक है। अब सबके सब शहर आ गए, काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कोई काम नहीं मिल रहा। तो रात को कहाँ रुकते थे, वो रैन बसेरों में रुकते थे। रैन बसेरे मतलब कि एक टेम्परेरी टेंट हाउस में, ठीक है। क्योंकि लंदन में उस समय बहुत सर्दी होती थी, तो बाहर रोड पे सो नहीं सकते, फुटपाथ पे सो नहीं सकते, तो वो रैन बसेरों में रुका करते थे, ठीक है। और उसके लिए इंग्लैंड की सरकार ने स्पेशल वो बना रखा था, एक टेंट हाउस टाइप के बना रखे थे, और उसमें गरीबों को टिकट लेनी पड़ती थी रात में सोने के लिए, ठीक है। दिन भर कहीं भी काम करो, रात में वहां सोने के लिए। लेकिन स्थिति दिन पे दिन इतनी ज्यादा भयावह होती चली गई कि वो जो रैन बसेरे थे उनमें भी लेटने की जगह नहीं मिलती थी, ठीक है। तो ये तो कहानी रही कारखानों की। और कारखानों के उदय की वजह से क्या हुआ, जो गांव के लोग थे उनके भी काम छिनने लगे, क्योंकि जो सौदागर पहले गांव में सामान दे के और उनसे सामान बनवा के शहर में लेके आ रहे थे, ठीक है। अब गांव के लोगों के उसमें मजे ही मजे थे कि खेती से जो हो गया वो भी ठीक है, और जो कपड़े बुन लिए वो भी ठीक है, दोनों तरफ से पैसे आ जाते थे। अब उनको चुनना है कि उनको गाँव में रह के खेती करनी है या शहर जाकर फैक्ट्रियों में काम करना है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन था। तो बेचारे वो लोग भी परेशान हो गए, ठीक है। तो ये रहा उद्योगीकरण का युग। नेक्स्ट है उद्योगीकरण की रफ्तार। उद्योगीकरण की रफ्तार कैसी रही, देखो अगर हम उद्योगीकरण की रफ्तार के बारे में बात करें तो करण जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1730 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कारखानों का उदय तभी हुआ था। अब इसमें क्या होने लगा, पहले तो सारा की सारा काम कर रहे थे, पहले तो कर रहे थे सारा की सारा काम मजदूर, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, भाप के इंजन का आविष्कार हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है 1740 से, सॉरी 1840 से 1871 तक कारखानों की रफ्तार धीमी ही रही, ठीक है। मतलब उसी स्पीड से काम चलता रहा है, ऐसा नहीं देखने को मिला कि बहुत स्पीड से काम हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है जेम्स वाट ने न्यू कॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ कि जब उद्योगीकरण हो रहा था, फैक्ट्रियां बन रही थी, लोग शहर में आके काम कर रहे थे, है ना। तो यहाँ तक क्या था कि आपको ऐसा लग रहा है रोजगार मिल रहा है, ये सारी चीजें मिल रही है, लेकिन गरीबों के लिए बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं होते हैं, गरीब बेचारे परेशान भी थे, ठीक है। अब हम आ रहे हैं यहाँ पर कि औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार कैसी थी, तो धीमी रही। क्यों रही कि जो जेम्स वाट थे उन्होंने न्यू कॉमन मैन ने जो भाप का इंजन बनाया था उसको और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया, कब, 1871 में, और उसका पेटेंट अपने नाम करा लिया। पेटेंट अपने नाम कराने का मतलब है कि किसी भी चीज का अगर आप पेटेंट करा लोगे तो वो आपकी हो जाएगी, यानी कि आप उसके मालिक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपने क्या खोला, एक फैक्ट्री खोली, ठीक है, उसमें एक एक टाइप के बिस्किट बनाए, है ना। अब आपके जो मार्केट में है वो बिस्किट चलने लगे, बढ़िया टेस्टी है और सस्ते हैं, बढ़िया है, तो सब लोग खरीद रहे हैं। अब क्या होगा कि दूसरे लोगों की भी आंख खुलेगी
कि भाई ये तो बहुत पैसे कमा रहा अपने बिस्किट से, तो मैं भी बिल्कुल इसका ही डुप्लीकेट निकाल दूं, ठीक है, ऐसे ही रैपर बना लूं, ऐसे ही उसका टेस्ट होगा, सारी कुछ ऐसे ही कर दूं तो मुझे भी इतना मुनाफा होगा, ठीक है। तो इसमें चोरी हो सकती है। तो क्या करते हैं, जब कोई भी चीज बनाई जाती है, ठीक है, मार्केट में सेल करने के लिए, तो उसका एक पेटेंट होता है, ठीक है। पेटेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने कोई बिस्किट बनाई, ठीक है, मैंने कोई ए कंपनी खोली और मैं उस बिस्किट का नाम रख दिया ए, ठीक है, उस बिस्किट का नाम क्या रख दिया, ए बिस्किट रख दिया। अब मैं क्या करूंगी, पेटेंट करा लूंगी उसको, कंपनी को पहले क्या करूंगी, अपने जो मेरा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं जो बिस्किट बना रही हूँ उसको मैं पेटेंट करा लूंगी कि भैया ये टेस्ट है, ये इस बिस्किट का नाम है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है और ये इस बिस्किट का नाम है और ये इसके जो मालिक है वो मैं हूँ, ठीक है, मेरे अलावा इसको कोई नहीं बना सकता, तो मुझे पेटेंट मिल जाएगा। अगर उस बिस्किट को तुम में से किसी ने बना लिया तो मैं तुम लोगों के खिलाफ क्या कर दूंगी, FIR कर दूंगी कि भाई ये इन्होंने मेरा प्रोडक्ट का जो बनाने की तरकीब है वो चुरा ली है, और फिर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा या सजा जो भी होता है वो होगा, ठीक है। ऐसे क्या होता है, जैसे हम यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, अब जैसे मैं वीडियो ये अब बना रही हूँ वीडियो, मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है, तो ये जो मेरा चैनल है ये कैसा है, इस चैनल का जो पेटेंट है वो मेरे पास है, केवल मेरे पास है, यानी कि इस चैनल पर मैं अपनी वीडियो डाल सकती हूँ और मेरी वीडियो को कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, या फिर ऐसा नहीं है कि एज इट इज मेरी इस वीडियो को वो अपने चैनल पर डाले। अगर वो अपने चैनल पर डालेगा तो मैं उसको कॉपीराइट दूंगी। कॉपीराइट का मतलब है कि मैं उसको बोलूंगी कि ये मेरी वीडियो है, मैंने मेहनत करी है, ये मेरे चैनल पर डली हुई है, मेरे पास इस वीडियो का पेटेंट है, आप इस वीडियो को अपने चैनल पर यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। या तो उसको वो वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर वो वीडियो डिलीट नहीं करता है तो उसके खिलाफ से कार्रवाई होगी, कि क्योंकि उसने मेरे से बिना पूछे, ठीक है, अगर वो मेरी परमिशन लेता है तो ठीक है, अगर वो मेरे से बिना पूछे मेरी ही वीडियो को अपलोड कर रहा है एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस उसने नहीं किए हैं, तो फिर मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। तो पेटेंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई भी चीज जो आप बना रहे हैं उसको आप पहले रजिस्टर कराएंगे, ठीक है, आपको पहले रजिस्टर कराना होता है, फिर वो आप उसके मालिक बन जाते हैं। अब जो भाप का इंजन इन्होंने बनाया तो इसका पेटेंट इनके नाम पर था, जेम्स बार्ट के नाम पर ही था। इसका मतलब यह है कि ऐसा इंजन कोई और नहीं बना सकता, ठीक है, कौन बना सकता है, केवल जेम्स बार्ट, ठीक है, उनके नाम पर ही है। अब ये जो भाप का इंजन था, इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन ने किया, ठीक है। तो मैथ्यू बुल्टन ने क्या किया होगा, जेम्स बार्ट से एग्रीमेंट कर लिया होगा कि भाई तुमने आविष्कार करा, तुमने बहुत अच्छा करा, और मैं तुम्हें हर मशीन पर इतने पैसे दूंगा, या जो भी इन्होंने तय कर रखा होगा, और इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब भाप का इंजन बनने लगा, तो भाप का इंजन बनने लगा मतलब पहले लाइट तो थी नहीं, ठीक है, जिस सन की हम बात कर रहे हैं यहाँ तक यूरोप में लाइट नहीं थी, यूरोप में क्या पूरी दुनिया में लाइट ही नहीं थी, ठीक है, जिसको आप बिजली बोलते हो, लाइट बोलते हो, वो नहीं थी। एक मिनट में पानी पी लेते हो। तो लाइट नहीं थी। अब यहाँ पर जब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने की रेस लगी थी तो इन्होंने ये भाप का इंजन बना लिया था, ठीक है, यानी कि जो काम आज आपकी लाइट करती है ना, मशीनों को चलाने का, वो काम उस समय भाप का इंजन करता था, मशीनों को चलाने का, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना कि भाप के इंजन का क्या काम था, भाप के इंजन का ये काम था, जो काम आज आपकी लाइट कर रही है वही काम भाप का इंजन उस समय करता था मशीनों को चलाने के लिए। तो भाप के इंजनों का निर्माण होता रहा, लेकिन और मशीन बनती रही, लेकिन क्या हुआ कि लोग इसे खरीदने को तैयार नहीं थे। अब लोग क्यों नहीं खरीदना चाह रहे थे, उसकी मेन वजह ये थी कि इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे इंजनों पर, कि भाई ये इंजन ठीक चलेंगे कि नहीं, टेक्नोलॉजी ठीक से चलेगी कि नहीं, अगर हमने खरीद लिया और ठीक से नहीं चला तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारे तो पैसे खराब हो जाएंगे, है ना। तो ये दिक्कत थी। दूसरा ये दिक्कत थी कि जब इतने सस्ते मजदूर मिल रहे हैं तो हम क्यों इतने पैसे डालें। तो जो रफ्तार थी वो धीरे ही रही यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आपके में बताया गया है, ठीक है, पार्ट 2 में आपके में बताया गया हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति का मतलब है कि जब भाप के इंजन आए, ठीक है, बनने लगे, तो हाथ की शक्ति यानी कि मजदूरों पर इनका क्या प्रभाव पड़ा। देखो, हाथ के जो इंजन बन रहे थे उनकी जो गति थी वो काफी धीरे थी, काफी धीरे थी, मतलब ये बना तो रहे थे, जेम्स वाट और उनके जो दोस्त थे वो बना तो रहे थे इस तरह की मशीनें, और दावा कर रहे थे कि भाई बहुत बढ़िया मशीन है, तुम यूज करके देखो, तुम्हारा जो काम 10 लोग कर रहे हैं वो ये मशीन कर देगी। लेकिन वो जो मशीनें थी वो बहुत महंगी थी, ठीक है, इसलिए उनको लोग खरीदना नहीं चाहते थे। जो उद्योगपति थे जिन्होंने फैक्ट्री लगा रखी थी वो अपनी फैक्ट्री में इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे, कि मशीन महंगी है, दूसरा मेंटेनेंस, अगर मशीन खराब हो गई तो सही कैसे होगी,
उस समय भाई हर गली में तो इंजीनियर नहीं मिल रहे थे। आज तो आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो जाए, फ्रिज खराब हो जाए, बहुत सारे मजदूर हैं, ये नहीं मिलेगा तो उससे सही कराना है, वो नहीं मिलेगा तो इससे सही करा लें। ठीक है, बहुत सारे इंजीनियर आपको मिल जाएंगे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी या से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको देख लेंगे। उस समय नहीं थे। ठीक है, तो उस समय जो लोग थे वो इन मशीनों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये बहुत महंगी थी। मजदूर तो बहुत सस्ते मिल रहे थे, एक मजदूर की कोई जरूरत थी तो दो मजदूर काम करने के लिए तैयार थे, तो फिर वो इतना ज्यादा इन्वेस्ट क्यों करें। तीसरा, ये जो कपड़े का काम था ये सीजनल था। सीजनल से मतलब है कि एक टाइम पीरियड में ये काम मिलता था। कब मिलता था, ये लगभग अक्टूबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक मिलता था। ठीक है, 4-5 महीने या हद करके आप 6 महीने मान लो, तो 6 महीने ये काम मिलता था बस। बाकी पूरी की पूरी गर्मियों में कोई काम नहीं था, है ना। तो जब पूरी गर्मियों में कोई काम नहीं है तो केवल 6 महीने के लिए मशीन क्यों खरीदी जाए। फिर रख रखाव, उसका ध्यान रखना, ये सारी चीजें। मजदूरों का तो ये है कि आपने उनसे काम कराया, उन्होंने काम कर दिया, माल तैयार कर दिया, अपनी पैसे लिए, अपने कहीं जाके सो कुछ करो, हमें कोई मतलब नहीं भैया। 6 महीने फैक्ट्री बंद हो जाएगी, अपने खाने पीने की व्यवस्था अपना आप देखो। लेकिन मशीन का फिर पूरा ही देखना पड़ेगा। और एक कारण ये भी था कि लोग कहीं ना कहीं डर रहे थे, नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो उतनी स्पीड से उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट की बुराई होती थी कि भाई इंटरनेट बहुत खराब चीज है, बच्चों को बिगाड़ देगा, ये है वो है। ठीक है, जब फोन आए तो आपके मम्मी पापा आपके हाथ में फोन देने से डरते थे। आज आप सब लोगों के हाथ में फोन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबके हाथ में फोन है। ठीक है, तब उनको लगता था कि फोन चलाएगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा, अब आप फोन से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही क्या हुआ, अब एआई आया है। अब एआई का एक बहुत बड़ा वो बना रखा है लोगों ने अपने दिमाग में कि ये जो एआई है ये बेकार है, ये बच्चों को बर्बाद कर देगा, ये इस तरह की चीजें दिखाएगा कि बच्चों का माइंड पढ़ाई से हट जाएगा, या वो अच्छे कामों में नहीं जाएंगे, एआई का यूज गलत कामों में करेंगे। और आज से 5 साल बाद आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो एआई का यूज नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अभी कुछ महीने पहले तक मुझे भी लगता था कि एआई की क्या ही जरूरत है, क्यों ही काम करना है। लेकिन जैसे जैसे मैंने एआई को यूज करना शुरू किया, एआई टेक्नोलॉजी को मैंने अपनाया, तो मुझे लगा कि हाँ यार ये तो अच्छी चीज है और हमें अपनानी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी, मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी जब नई चीज आती है तो हमें उसको अपनाने से डर लगता है कि कहीं हमको उससे नुकसान तो नहीं हो जाए, हम ठीक से कर पाएंगे या नहीं, हम कभी गलत चीजों में तो नहीं चले जाएंगे। तो ये सारा डर रहता है और फिर हमको उसे सीखने से हम डरते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम नई नई चीजें सीखें। ठीक है, हम उत्साहित नहीं रहते हैं कि हम कुछ नया सीखें, हम चाहते हैं कि जो हमने सीख रखा है उसी से ही हमारा काम चल जाए बस। ठीक है, ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन जीवन परिवर्तन का नाम है। ठीक है, जीवन क्या है, परिवर्तन चाहता है हर समय। देखो पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, वो भी घूम रही है। ठीक है, सारे ग्रह घूम रहे हैं, ब्रह्मांड घूम रहा है। आपको लग रहा है सूर्य स्थिर होगा, नहीं, वो भी घूम रहा है। सूर्य है अपने 8 ग्रहों को साथ लेकर और बहुत सारे उपग्रह वगैरह सबको साथ लेकर वो भी गैलेक्सी में ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये भी एक भगवान मतलब ये उदाहरण देना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। ठीक है, आपको परिवर्तन करना पड़ेगा और उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही थी कि वो उस परिवर्तन को नहीं स्वीकार करना चाहते थे। कौन नहीं चाहते थे, कि जो फैक्ट्री मालिक थे वो उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। दूसरा क्या था कि उस समय औद्योगिकरण की रफ्तार में, मैं एक पॉइंट बताना भूल गई। उस समय क्या हो रहा था, ना केवल सूती वस्त्र बनाए जा रहे, नहीं वो इसमें आएगा, पता नहीं कौन से पॉइंट में था। उस समय ना केवल सूती वस्त्र बनाए जा रहे थे, उस समय क्या हो रहा था कि जब भाप के इंजन बनने लगे तो फिर रेल लाइन बिछने लगी। अब रेल लाइन बिछने लगी तो डब्बों की जरूरत है। अब डब्बे किसके बनेंगे, तो लोहे के बनेंगे। तो फिर लोहा उत्पादन भी शुरू हो गया। पहले कपड़े उत्पादन से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, अब लोहा उत्पादन भी होने लगा। ठीक है, तो उस समय क्या चल रहा था, मजदूर जो थे वो लगभग 500 तरह के हथौड़े बनाते थे। ठीक है, कितने तरह के, 500 तरह के। अगर हम इन हथौड़ों को मशीन से बनाए तो हमें 500 मशीन चाहिए, क्योंकि एक मशीन तो एक तरह का ही हथौड़ा बना सकती है। लगभग 45 45 है या 75 है तरह की क्या बनाई जा रही थी, कुल्हाड़ियां बनाई जा रही थी। तो जो इतनी वैरायटी बनाई जा रही थी ये केवल और केवल आदमी ही बना सकते थे। ठीक है, मशीन नहीं बना सकती थी, क्योंकि अगर मशीनों से बनवाओगे तो हर एक अलग तरह की मशीन चाहिएगी हर हथौड़ा बनाने के लिए। तो कोई, जब किसी भी फैक्ट्री मालिक को पता है कि इतने टाइप का हथौड़ा एक या दो मजदूर या 10-20 मजदूर बना सकते हैं, तो वो 500 मशीन क्यों खरीदेगा, फिर उनका रख रखाव, फिर उनका खर्चा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो इसलिए हाथ की के माल की कीमत ज्यादा थी उस समय। दूसरा क्या है, जो हाथ में बारीक डिजाइन का काम होता था वो मशीन नहीं कर पाती थी। तो मशीनें जो थी वो मजदूरों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, इसलिए भी लोगों को थोड़ी मुश्किल हो रही थी मशीनों को अपनाने में।
लेकिन कुछ लोग मशीनों को भी अपना रहे थे, जो कुछ लोग नई नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते थे। ठीक है, अब एट लास्ट क्या हुआ कि वाष्पीकरण वाष्प इंजन की जो शक्ति थी वो बढ़ने लगी, यानी कि कई जगह क्या होने लगा, उद्योगों में मशीनों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था, जो लाइट आज जो काम लाइट करती है उस समय वो भाप का इंजन काम कर रहा था। ठीक है, अब देखो इसमें है कि मजदूरों की जिंदगी कैसी थी, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि भाई मजदूरों की जिंदगी तो बहुत अच्छी थी, काम पे काम मिल रहा है, मशीनें आ गई उसके बाद भी काम मिल रहा है ना। आपको ऐसा लग रहा है, तो ऐसा नहीं था, मजदूरों की जिंदगी बहुत खराब थी। मैंने जैसे कि आपको पीछे बताया कि जब गांव में ये खबर फैली कि शहरों में फैक्ट्री लग रही है, वहां पर काम मिल रहा है, तो सारे लोग आ गए। 100 लोगों की जरूरत थी, 300 लोग आ गए, मतलब 3-4 गुना ज्यादा लोग थे, वहां काम मिलने मुश्किल थे। ठीक है, और जब आ जाते थे तो वहां रैन बसेरों में रुकने की जगह नहीं होती थी। मतलब उन्हें टिकट कटानी पड़ती थी एक रात को सोने के लिए, फिर अगले दिन फिर टिकट कटा के, फिर मतलब टिकट लगती थी एक रात को सोने का जो रेंट है उसके लिए उन्हें टिकट लेनी पड़ती थी, इतनी बुरी हालत थी। दूसरा क्या था, एक और मशीन का आविष्कार हुआ जिसका नाम था स्पैनिंग जेनी। ठीक है, मशीनों के इस्तेमाल से बेरोजगारी का संकट बढ़ गया, और 1800, देखो स्पेनी जेनी से कैसे संकट बढ़ गया। इस मशीन में जैसे सूत काटते हैं, मतलब मतलब कॉटन से क्या करते हैं, धागे बनाते हैं। ठीक है, जो जो कॉटन से धागे बनाते हैं, तो कॉटन से धागा बनाने में एक कतली का यूज करता है एक इंसान। ठीक है, एक इस तरह की कतली का यूज करता है एक इंसान, तो एक कतली से बनाता है, मतलब मान लो ये पेंसिल टाइप की है, इस पर धागा लपेट के उससे मतलब धागा बना रहे हैं। ठीक है, चरखे से कपास को धागे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक आदमी पूरा दिन यही काम कर रहा है, धागा बनाने का। ठीक है, लेकिन जब ये स्पेनिंग जेनी मशीन आई तो इसमें 6-7 कतलियां लगी हुई थी, यानी कि एक चरखा, चरखे में लगी हुई थी 6-7 कतलियां, यानी कि एक चरखा कितना आदमियों का काम कर रहा है, 6-7 आदमियों का काम कर रहा है। तो जो औरतें गांव से आई थी, तो उनको ये काम दिया गया था कि तुम क्या करो, तुम धागा बनाओ, तुम्हारे हस्बैंड बनाएंगे कपड़ा। ठीक है, कपड़ा बनाने का काम ज्यादा डिफिकल्ट था, तो आदमी बनाते थे। मोस्टली औरतें क्या करती थी, धागा बनाने का काम करती थी। अब जब यह मशीन आई, तो फिर इस मशीन ने बड़ी संख्या में जो छोटे कामगार थे उनको हटा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर महिलाओं की जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ने लगी, और महिलाएं क्या करने लगी, जिस जिस फैक्ट्री में ये स्पेनिंग जेनी मशीन लगी हुई थी उन पर धावा बोलती थी और इन मशीनों को तोड़ देती थी। ठीक है, क्यों तोड़ देती थी, कि भाई इनकी वजह से हमारी नौकरी जा रही है तो इन्हें तोड़ो। मान लो उनको पता चल गया उस फैक्ट्री में से इतनी महिलाओं को निकाल दिया गया है, तो वो अपनी वाली फैक्ट्री की पहली मशीन तोड़ देती थी, या आने नहीं देती थी। इसका विरोध करती थी कि अगर हमारी फैक्ट्री में भी मशीनें आ गई तो हम हमारी भी नौकरी चली जाएगी। और कौन चाहता है कि उसकी नौकरी चली जाए, सबको लगता है कि यार नौकरी लगी रहे तो पैसे आते रहेंगे तो घर का काम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये समस्या आई। ऊपर से क्या हुआ, 1930 में महामंदी आई और बेरोजगारी की दर 35 से 75% हो गई। 35 से 75% हो गई का क्या मतलब हो गया, यानी कि पहले 100 में से 35 लोगों को काम नहीं था। ठीक है, और 1830 में 100 में से 75 लोगों को काम नहीं था, बस 25 लोगों को ही काम था। अब मतलब 100 में से 75 लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, 25 लोग ही भरपेट खाना खा पा रहे हैं। तो यह समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई, और इसका मेन कारण ये भी मान लो कि जो मशीनें थी वो फटाफट उत्पादन कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर लोग 1830 तक क्या होने लगा कि मशीनों को अपनाया जाने लगा। महामंदी जो आती है उसमें क्या होता है, देखो महामंदी का मतलब होता है कि हमने माल तो बहुत सारा बना के रख लिया है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है उसको। ठीक है, खरीदने वाला कोई नहीं है, मतलब किसी के पास पैसे नहीं है कि इस माल को खरीद सके। आप मार्केट कब जाते हैं कपड़े खरीदने, आप मार्केट तभी जाएंगे ना तब आपके पास पैसे होंगे, आपके पास पैसे ही ना हो तो आप मार्केट क्यों जाओगे। महामंदी का मतलब यही होता है। महामंदी का मतलब ये नहीं होता है कि मंदा बिक रहा है सामान, नहीं, महामंदी का मतलब होता है कि सामान तो बहुत सारा है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। खरीदने वाला क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक है, पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। भाई कहीं से पैसे कमाओगे तभी तो खर्च करोगे। काम क्यों नहीं है, क्योंकि फैक्ट्रियों में अब उन लोगों की जरूरत नहीं है। अब फैक्ट्रियों में उन लोगों की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि भाप के इंजन आ गए, और जो काम मजदूर करते थे अब वो काम मशीनें कर रही है, इसलिए लोगों की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये महामंदी का दौर आया और इसमें मजदूर जो लोग थे वो बहुत परेशान रहे। आप देख पा रहे हैं कि 35% से 75% बेरोजगारी हो गई, और इतनी बेरोजगारी तो हमारे भारत में कभी नहीं हुई है। ठीक है, हमारे भारत में नहीं हुई है कि 75% लोगों के पास काम ही नहीं है। मतलब सोच के भी देखो कि अगर आपके गली में 100 घर हैं और उसमें से 75 लोगों के पास काम नहीं है तो क्या होगा, अपराध इतने बढ़ जाएंगे कि जिनके पास काम है उनका चुरा चुरा के पैसे ले जाएंगे। इन 75 में से दो चारों का तो ईमान डगमगाएगा, उनका सबर टूटेगा, अभी कब तक भूखे मरते देखेंगे अपने बच्चों को, कभी ना कहीं से चोरी करके लाएंगे, कुछ करेंगे। अपराध कब बढ़ते हैं, जब लोगों के पास काम नहीं होता है। काम नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं से अपने शौक फैशन पूरे करेंगे।
सब नहीं करते, लेकिन जो भी अपराधी बन रहे हैं, ठीक है, उसमें से 80% वो लोग होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। अगर काम में रहे आदमी तो अपराध अपराध ना करे, ठीक है, चोरी चकारी ना करे। वो कब करता है कि जब उसको ईमानदारी से काम नहीं मिलता, ठीक है। वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों से फायदा कुछ नहीं होता, केवल और केवल नुकसान नुकसान ही होता है। तो आपने देखा इसमें सेकंड पार्ट में मैंने क्या बताया आपको, सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया कि हाथ शुरू शुरू में तो हाथ के काम पर ऐसा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, और उन कामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जिनका मुकाबला मशीनें नहीं कर पा रही थी, ठीक है। जिन कामों का मुकाबला मशीनें नहीं कर पा रही थी, जैसे हाथ के हथौड़े हथौड़े कुल्हाड़ियां बनाने का काम, या और भी कुछ काम जो हाथ का था, उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी, वो चलता रहा। जैसे कुछ बारीक कढ़ाई वाला कपड़ा होता है जो अमीर लोग खरीदते हैं, महंगा कपड़ा होता है, उस पर भी कोई ऐसा खास प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। उद्योगीकरण का, मशीनों आ जाने का, उनका काम चलता रहा, क्योंकि उनका सामान बिक रहा था। लेकिन इस तरह की जो मशीनें आई, स्पेनी जेनी जैसी मशीनें जो आई, जो छोटे मजदूरों का काम छीन रही थी, इनसे प्रभाव पड़ा और इनसे मजदूरों की जो हालत थी वो खराब हो गई। वो गांव से शहर आए और शहर में उनको कोई काम नहीं मिला और बेरोजगारी 75% उस टाइम पे हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट 3 में उपनिवेशों में उद्योगीकरण। इस पार्ट में हम मेनली जानेंगे कि उपनिवेशों में उद्योगीकरण कैसे हुआ, यानी कि उपनिवेश यानी कि भारत, ठीक है। जैसे इंग्लैंड के लोग या यूरोप के लोग पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं शासन कर रहे थे, उसी तरह से भारत में भी कर रहे थे। तो इन्होंने बाकी सारे देशों का उदाहरण ना देकर केवल और केवल भारत का उदाहरण दिया है, ठीक है। तो इसमें लिखा है उपनिवेश में उद्योगीकरण, यानी कि हमारे भारत में किस तरह का उद्योगीकरण हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा की पूरा हम इस पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इन्होंने दे रखा है, पहली हेडिंग है भारतीय कपड़े का युग, ठीक है। थर्ड पार्ट की जो फर्स्ट हेडिंग है वो है भारतीय कपड़े का युग। देखो, भारतीय कपड़े का जो युग था, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले बहुत ही मस्त चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। कैसे? जो सिल्क रूट था उसके रास्ते हम लोग क्या करते थे, हमारे जो भारतीय थे वो अपना कपड़ा ले जाते थे और यूरोप में जाकर बेचते थे। यूरोप में भारतीय कपड़े की डिमांड बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि वहां की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, वो भी भारत के बने कपड़े पहनते थे। और वहां पर क्या था कि मशीनीकरण होने के बाद भी वहां पर, या उद्योगीकरण होने के बाद भी इंग्लैंड में वहां के बने हुए कपड़े नहीं प्रयोग करते थे। जो पैसे वाले लोग थे वो कौन से कपड़े यूज करते थे, जो भारत से हाथ के कारीगर बनाकर भेजते थे, जो अच्छी अच्छी डिजाइने बनाकर भेजते थे, उन कपड़ों का यूज करते थे। तो भारतीय कपड़े की डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो भारत के जो लोग थे वो क्या करते थे कि अपने कपड़े को तैयार करके, यानी कि सूत कपास कपास का सूत काता, यानी कि कपास से हमने धागे बना लिया, धागे से फिर कपड़ा बुना, और फिर वो माल जब बिल्कुल तैयार हो गया तो बुनकर उस सामान को किसको बेच देते थे, व्यापारियों को। और व्यापारी क्या करते थे, व्यापारी करते थे गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह, यानी कि जैसे एयरपोर्ट पर क्या होता है, पानी सॉरी हवाई जहाज उठते हैं, उसी तरह से पोर्ट होता है। पोर्ट पर क्या होता है, पानी के जहाज आते हैं, ठीक है। पानी के जहाजों की ठहरने की जगह को बोलते हैं हम पोर्ट, या फिर हम उसको बंदरगाह भी बोलते हैं, ठीक है। बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, ठीक है। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम, ठीक है, मछलीपट्टनम जो है ये एक जगह का नाम है, कहाँ पर, कोरोमंडल तट, ठीक है, तमिलनाडु में। और बंगाल की खाड़ी हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था, किसका, भारत का। अब हम देख रहे हैं कि भारत का व्यापार कहाँ कहाँ बखूबी चल रहा था, ठीक है। एक मिनट मैं आपको मैप में दिखाना चाहूंगी ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए, ठीक है। कुछ भी काम करो पक्का करो ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। ऐसे जल्दबाजी में पढ़ने का क्या फायदा। खुल रहा है, एक मिनट बस, देखो ये खुल गया हमारा। हमने जो अभी बात करी वो सबसे पहले बात करी कहाँ की, हमने बात करी सूरत की, ठीक है। देखो ये विश्व का मैप है, और देखो सूरत कहाँ है हमारा, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में सूरत है। तो सूरत से हम क्या करते थे, यहाँ से हमने पानी के जहाज में माल भेजा, और कहाँ कहाँ भेज रहे हैं हम, ईरान भेज रहे हैं, सऊदी अरेबिया भेज रहे हैं, और आपका इराक भेज रहे हैं, ठीक है, यहाँ तुर्की वगैरह, और यहाँ से हम इंग्लैंड पहुंच जाते थे, ठीक है। एक रास्ता और था जो चीनी व्यापारियों ने बनाया था, जिसको बोलते थे सिल्क रूट। वो ऐसे होकर गुजरता था, तो उसमें भी हम अपना सामान यहाँ से बनारस से, गुजरात से, है ना, और यहाँ से यूपी से, इन सब से भेजते थे, ठीक है। यहाँ पर ये सारे में सप्लाई करता था माल, इस तरह से, ठीक है। एक और था कि हम यहाँ से माल लोड करके गुजरात से ही, और कहाँ निकल जाते थे, यहाँ सऊदी अरेबिया वगैरह निकल के, ये लाल सागर में चल रहा है मेरा पैनल, लाल सागर होते हुए यहाँ पर हम पूरे में अपना माल बेचते थे, इधर इधर, ठीक है। वहाँ यूरोप
में बेच दिया, इधर इधर बेच दिया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई गुजरात के व्यापारियों की। अब कुछ जो व्यापारी थे जो कलकत्ता के थे, ठीक है, जो बंगाल के थे, पहले बंगाल और बांग्लादेश एक ही था, तो जो कलकत्ता के व्यापारी थे वो क्या करते थे, वो यहाँ पूरे म्यांमार में बेका सामान, थाईलैंड वगैरह, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये यहाँ का पूरा, ये पूरा जिम्मा किसने ले रखा था, इसने। ठीक है, किसने, हुगली नदी पर ये एक पोर्ट बनाया गया है, और हुगली नदी का जो पोर्ट था वो पूरे के पूरे माल को यहाँ यहाँ सप्लाई करता था। ठीक है, यानी कि भारतीयों के मजे थे, हाँ बिल्कुल फुल टूल मजे थे। और उस समय बस एक ही समस्या थी कि मुगल हमें थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। ठीक है, मुगल की हम बात करें तो लगभग औरंगजेब के पर पोते का यहाँ पर शासन चल रहा था, और वो हमें थोड़ा सा तंग करते थे, जजिया कर लेते थे। जजिया कर का मतलब ये है कि अगर आपने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा। बाकी काम धंधे ठीक चल रहे थे, बस धर्म को बचाना उस समय एक बड़ी चुनौती था। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हम अपना धर्म नहीं बचा पा रहे थे, हम अपनी बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहे थे, क्योंकि वो लोग किडनैप करके उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा देते थे। आज भी पाकिस्तान में भी ऐसा चल रहा है कि वहाँ जो सिंधी हिंदू हैं उनकी लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं 12-13 साल की, और उसका धर्म परिवर्तन, पहले उसकी निकाह कराते हैं और फिर उसका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। इस तरह से पहले घटनाएं लड़कियों की आती थी, अब वो क्या कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन किया जा सके, अब वो लड़कों को भी उठा लेते हैं, 10-12 साल के लड़के को उठा लेते हैं। इसलिए वहां के लोग अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेज रहे हैं, जो हिंदू बच्चे हैं। ठीक है, वो पढ़ने नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि उनको पता है कि आंखों आंखों में ही बच्चा गायब हो जाना है, इसलिए। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया कि घर से भी वो बच्चों को उठा लेते हैं। पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनके घर से जबरन 10-12 लोग आके उनके बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। ठीक है, 10-12 साल के बच्चे का धर्म परिवर्तन हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो इस तरह की चीज थी। अब यहाँ पर शासन चल रहा था बादशाह का, और बादशाह को एक ही टैक्स से मोस्टली मतलब होता था जजिया। ठीक है, जजिया, वैसे तो बहुत सारे टैक्स थे, लेकिन जो मेन टैक्स जो था बादशाह के लिए वो जजिया था, यानी कि हिंदुओं से वो टैक्स लेना है कि अगर आपको धर्म परिवर्तन नहीं करना तो आप हमें अपनी कमाई का इतना % हिस्सा दो। ठीक है, तो वो उस तरह का टैक्स चल रहा था। अब देखो अंग्रेज धीरे 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 अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात पता चली कि भाई भारत में सबसे बढ़िया कपास मिलती है, क्योंकि भारत यहाँ भी सप्लाई कर रहा है, यहाँ भी सप्लाई कर रहा है, इधर उधर सारी जगह सप्लाई कर रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, किस लिए? कपास की खोज में। ठीक है, व्यापार की खोज में। तो अब उसने क्या किया, अब व्यापार की खोज में आई तो यहाँ पर व्यापार करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारा एक नेटवर्क चल रहा था कि किसान कपास उगाएगा, ठीक है, फिर बुनकर उससे कपास खरीदेंगे, फिर उसको धागे में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको कपड़े में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद वो व्यापारी को बेच देंगे। ठीक है, व्यापारी जाएगा और यहाँ पर बंदरगाह पर, यानी कि जो पानी के जहाज हैं उनमें सामान भर के इधर उधर बेचेगा। ठीक है, तो पूरा की पूरा एक नेटवर्क था, सबका अपना काम फिक्स था और सब अपना अपना काम कर रहे थे। प्लस हमें एक और भी फायदा था। फायदा ये था, हमारे यहाँ फ्रांस की भी कंपनी आ रही थी कॉटन खरीदने के लिए, यानी कि कपास खरीदने के लिए। डच भी आ रहे थे, पुर्तगाली भी आ रहे थे, सब आ रहे थे, और हमारे यहाँ के व्यापारी भी खरीदते थे कपास। तो किसानों का बहुत सही हिसाब था, और किसान खुद ये डिसाइड करते थे कि उनको कपास कितने में बेचना है। ठीक है, तो किसानों को ठीक ठाक मुनाफा हो जाता था, बुनकरों को ठीक ठाक मुनाफा हो जाता था, और व्यापारी भी खूब मस्त खा पी रहे थे। ठीक है, अब हो गए आगे अंग्रेज। अंग्रेजों ने देखा भाई भारतीय जो वो कपास है वो तो बहुत बढ़िया है, तो हम क्या करें। देखो हमारा दिल्ली में बादशाह बैठा है, ठीक है, एक यहाँ पर बादशाह बैठा है, कौन बैठा है? औरंगजेब का परपोता, या पोते के समय आ गए होंगे, यहाँ पर आ गए हैं वो। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे 1960 के आसपास, सॉरी 1760 के आसपास की बात है, और उन्होंने क्या किया है, धीरे धीरे बादशाह से ये अधिकार ले लिए हैं कि भाई हमें यहाँ पर वो करना है व्यापार, हम तुम्हें ज्यादा टैक्स देंगे, इसलिए हमें व्यापार करने दो, बाकी कंपनियों को भगाओ, बाकी कंपनियों को, फ्रांस की कंपनी को भगा दो, ताकि वो आपके यहाँ से माल ना खरीद सके, और डच को भगा दो, पुर्तगाल को भगा दो, ये इन सबको भगा दो। तो बादशाह बोला कि ठीक है, हमारी सेना ले जाओ, भगा लो। ठीक है, थोड़ा बहुत उन्होंने इंग्लैंड से मंगा ली सेना, और सारी कुछ राजा ने, बादशाह ने मदद करी, जो दिल्ली में बैठा था, कुछ उसने मदद करी, और सारी के सारी उन्होंने भगा दिए। ठीक है, सारी की सारी कंपनियां भगा दी। अब भारत में कौन व्यापार करेगा? केवल और केवल कंपनी। तो कंपनी ने क्या किया, एक तो बना लिया यहाँ कलकत्ता। ठीक है, जो आज का कलकत्ता है वो शहर किसने बसाया है? वो अंग्रेजों ने बसाया है। पहले कालीकट नाम का गांव था, उस कालीकट नाम के गांव का बना दिया उन्होंने कलकत्ता, और कलकत्ता में उन्होंने फैक्ट्री खोली, वहां पर एक बंदरगाह बनाया, जहां से वो सामान लाद के यहाँ सावरी में बेचने लगे। एक बना लिया उन्होंने बम्बई। ठीक है, हमारा वाला कहाँ बना हुआ था? सूरत, गुजरात में। हमारा वाला यहाँ कहाँ बना हुआ था? हुगली नदी पर। अंग्रेजों ने अलग शहर बनाए, बसाए। कौन कौन से बसाए? अंग्रेजों ने बसाए, एक तो बम्बई और एक बसाया कलकत्ता। ठीक है, बम्बई से सामान भर के फिर वो हमारा यहाँ यहाँ बेचने लगे। ठीक है, यहाँ यहाँ बेचने लगे सारे में। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि भारतीय का जो सिस्टम चल रहा था वो बहुत सही चल रहा था उस टाइम पे, जिस टाइम पे अंग्रेज हमारे देश में आए थे। ठीक है, आइए अब हम पहुंच जाते हैं अपनी PDF पर।
ये रही हमारी पीडीएफ और हम इसमें जानने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, मछलीपट्टनम में बताना भूल गई, ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर था। ठीक है, चलो देख लेना, अब दोबारा खोलूंगी तो टाइम लगेगा उसमें। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि अब जब बाकी की कंपनियां उन्होंने भगा दी, किसने भगा दी? अंग्रेजों ने भगा दी। ठीक है, अब सारा की सारा अधिकार किसको मिल गया? सारा की सारा अधिकार मिल गया अंग्रेजों को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया व्यापार करने का अधिकार। अब वो क्या कर रही थी कंपनी? वो धीरे 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 बादशाह पर को मनाती जा रही थी और धीरे धीरे हमारे भारत के व्यापार में एक अधिकार हासिल करती जा रही थी। विदेशी कंपनियां भाग गई तो जो किसान बोली लगाते थे कि भाई हम महंगे से जो महंगा लेगा सामान हम उसको बेचेंगे, अब वो बोली वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब क्या करने लगी कंपनी? जो स्थानीय लोग थे, जो स्थानीय व्यापारी थे, उनको भी सीमित करने लगी और वो कहने लगी कि बादशाह ने हमें अधिकार दिया है, हम व्यापार करेंगे, तुम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर तुम लोग उस रेट पे खरीदोगे जिस पे हम निर्धारित करेंगे। मतलब कुछ भी करके उनको क्या करना था कि सबको हटाना था और कंपनी को खुद व्यापार करना था, और कंपनी काफी हद तक कामयाब रही। और 1750 में भारतीय व्यापारियों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा। ठीक है, कैसे टूटने लगा? कि उन्होंने धीरे धीरे टैक्स लगाने का भी अधिकार ले लिया किसानों पर, फिर उन्होंने वो कपास का रेट फिक्स करने लगे, फिर बुनकरों का काम फिक्स करने लगे। ये सारी चीजें वो धीरे धीरे मतलब तोड़ने लगे, मतलब इसको संकुचित करने लगे और बादशाह से वो अधिकार लेते थे। बादशाह को कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसको उसको केवल अपने धर्म को फैलाना था। बादशाह का मतलब ये था, जो जो भी शासन कर रहा था उस समय, उसका मेन मकसद था कि अपने धर्म को फैलाना। अभी क्या है, हमारे यहाँ विदेशी कंपनी हावी होने लगी, जैसे चीन की कंपनी हावी होने लगी, टिकटॉक वगैरह, तो सरकार ने रोक लगा दी कि ये कंपनियां बंद, क्योंकि हमारी भारतीय कंपनियां नहीं चल रही। ठीक है, अमेरिका से कुछ सामान आ रहा था, अब हमारी कंपनी घाटे में जा रही है, उन्होंने कह दिया अमेरिका का सामान बंद, उस सामान को मत खरीदो, अपने देश का बना सामान खरीदो। तो सरकार हमारे उद्योग धंधों का ध्यान रख रही है कि अगर विदेश का कोई सामान हमारे देश में ज्यादा बिकने लगा और हमारे देश का कम बिक रहा है, तो हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, उसको बंद कर देनी है कि भाई तुम अपना वाला बेच लो। ठीक है, ताकि हमारे भारत की तरक्की हो और बाकी देशों को हमारे भारत से ज्यादा फायदा ना हो। ये टेक्निक अपना रही है, लेकिन उस समय बादशाह ने ऐसा नहीं सोचा। बादशाह को लग रहा था कि ठीक है, ये हिंदुओं पे ही तो अत्याचार हो रहा है, होने तो हमें क्या लेना देना है, क्योंकि जितना भी व्यापार उस समय चल रहा था उसमें पूरा की पूरा होलसेल मालिक कौन थे? वो हिंदू ही थे। ठीक है, तो यहाँ पर बादशाह ने कोई ज्यादा कुछ किया नहीं, ऊपर से अंग्रेजों को पूरे अधिकार वो देते रहे और अंग्रेजों को अधिकार मिल गया। क्या हुआ, ये जो नेटवर्क चल रहा था किसान का, बुनकर का, ठीक है, सौदागरों का, व्यापारियों का, और फिर जो जहाज में सामान भरकर ले जाते थे विदेश में बेचने के लिए, उन सबका नेटवर्क इन्होंने तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? कंपनी ने तोड़ दिया। नेक्स्ट है सूरत और हुगली बंदरगाह। बंदरगाह कमजोर पड़ने लगे। सूरत और हुगली बंदरगाह से कौन सा व्यापार होता था? भारतीय व्यापारी व्यापार करते थे। ठीक है, तो ये कमजोर पड़ने लगे। अब उभरने कौन से लगे? बंबई और कलकत्ता तेजी से विकास करने लगे। बंबई और कलकत्ता कौन किसके पोर्ट थे? अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों को तो फायदा होने लगा और भारतीयों को नुकसान होने लगा। नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट दे रखा है और इसमें दे रखा है बुनकरों के बारे में कि भाई बुनकरों का क्या हुआ। ठीक है, जो कपड़ा बुन रहे थे उनका क्या हुआ? उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। कैसे खराब थी? जब ये नेटवर्क टूटने लगा, ठीक है, तो कंपनी के पास एक अधिकार मिल आ गया और कंपनी क्या खरीदने लगी? कपास खरीदने लगी। तो भारतीय बुनकरों को कपास नहीं मिल पाती थी उस रेट पे जिस रेट पे उनको चाहिए थी, और सारा की सारा कौन ले रहे थे? अंग्रेज ले रहे थे। ठीक है, दूसरा उन्होंने लगाम लगाने के लिए क्या किया? पूरा की पूरा अधिकार कर लिया कि व्यापार करने का भारत में अधिकार किसके पास है? कंपनी के पास है। तो कंपनी ने क्या किया कि पूरा की पूरा संभालने के लिए गुमास्ता उन्होंने अपॉइंट कर दिए। ठीक है, गुमास्ता कौन होते थे? गुमास्ता उन्होंने अपॉइंट करे कि गुमास्ताओं का ये काम है कि वो ध्यान रखेंगे, जैसे फैक्ट्री तो थी नहीं उस समय भारत में, वही इंग्लैंड वाला हिसाब चल रहा था शुरू में, जो इंग्लैंड का हिसाब था कि गांव गांव में प्रोडक्शन हो रहा था, गांव गांव में कपड़े बनाए जा रहे थे, वही भारत का हाल था। तो भारत में क्या हुआ कि गांव गांव में ये काम हो रहा था, तो एक गुमास्ता आदमी तय कर दिया गया, और गुमास्ता का क्या काम था कि बुनकर सीधे किसानों से कपास नहीं खरीदेंगे। अब कपास कौन खरीदेगा? गुमास्ता कपास खरीदेगा, बुनकरों को देगा, फिर बुनकर अपना कपड़ा बनाकर गुमास्ता को बेचेंगे और गुमास्ता अंग्रेजों को बेचेगा। ठीक है, गुमास्ता का ये काम था, यानी कि जो भारतीय व्यापारी काम कर रहे थे वो पूरा छीनकर किसको दे दिया? गुमास्ता को। गुमास्ता कौन था? ये अंग्रेजों ने अपॉइंट किया था व्यक्ति, ये अंग्रेजों की तरफ से उनका एक सरकारी कर्मचारी था या उनके लिए काम करने वाला कर्मचारी था, और वो ये सारा काम करता था। पहले इस तरह के जो व्यक्ति थे, जो व्यापारी थे, जो सौदागर थे, वो पूरी तरह से कनेक्ट रहते थे किनके साथ? उन बुनकरों के साथ, उन किसानों के साथ, ठीक है, उन व्यापारियों के साथ, क्योंकि सब लोग स्थानीय लोग थे, तो अंग्रेजों को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन फिर अंग्रेजों ने बाद में सोचा, क्योंकि ये आपसदारी बहुत ज्यादा निभा रहे हैं कि कभी टैक्स माफ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, है ना,
और ठीक से काम नहीं हुआ, तो उन्होंने एक गुमास्ता तय कर दिया, उसका ये सारा काम था। तो गुमास्ता क्या करता, गुमास्ता को क्या काम दिया गया कि भारतीय बुनकरों से ज्यादा कपड़ा तैयार करा लिया जाए कम से कम कीमत पर। तो पहले तो स्थानीय लोग थे ये सारे नेटवर्क में, फिर उन्होंने गुमास्ता तय किया जो उस स्थान का नहीं रहता था। जैसे जिस गांव के लिए गुमास्ता तय किया गया है, वो गुमास्ता उस गांव का नहीं है, वो बाहर का है कहीं का, ठीक है, या तो इंग्लैंड का है या फिर वो दूसरे स्टेट का है, ताकि वो उनसे किसी भी तरह से टच में ना रहे। अब देखो, आप अपनी गली मोहल्ले में कोई काम करते हैं, कोई काम कराते हैं, तो आपको थोड़ी सी शर्म रहती है कि यार हमारी गली मोहल्ले वाले हैं, आप उनके पूरे परिवार को जानते हो, पूरे सदस्यों को जानते हो, तो एक कनेक्टिविटी सी रहती है कि बोलते हैं ना, जैसे मोहल्ले के किसी को बोलते हैं ताऊ, किसी को चाचा बोलते हैं, किसी को दादा बोलते हैं, गांव में या छोटे शहरों में तो ऐसे ही बोलते हैं, आंटी अंकल का बहुत ज्यादा फैशन नहीं चलता। और छोटे बच्चे जो आपने बड़े होते हुए देखे हैं, तो फिर जब आपके हाथ में कभी सत्ता आएगी तो आप उन लोगों पर जुल्म नहीं कर पाओगे, ठीक है, उन लोगों के प्रति एक सहानुभूति रहती है ना, अपने गांव के प्रति, अपने मोहल्ले के प्रति थोड़ा बहुत तो रहता है कि यार मैं इनके साथ इतना गलत नहीं कर सकता, है ना। तो उसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई जो इस गांव का आदमी है उसको गुमास्ता नहीं बनाना है, किसी दूसरे स्टेट का बनाना है, या फिर इंग्लैंड का कोई व्यक्ति गुमास्ता बन जाएगा, ठीक है। अब वो क्या था, वो प्रैक्टिकली काम कर रहा था, उसको वो उतना ही काम करता था जितना अंग्रेज कह रहे हैं। किसान भूखे मर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, बुनकर परेशान, कोई मतलब नहीं, ठीक है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, उसका काम उतना ही है जितना उन्होंने अंग्रेजों ने उसको बताया है। अंग्रेजों ने उसको बता रखा था कपास खरीदनी है सस्ते से सस्ते रेट पर किसानों से, ठीक है, और किसानों को लोन बांट दिया जाए कि भाई लोन लो और तुम ज्यादा से ज्यादा अपनी खेत पर कपास उगाओ, ठीक है, और उससे उनसे फिर क्या लेना चाहिए, ब्याज लेते रहना चाहिए हर महीने। तो कभी भी वो उभर ही नहीं पाएंगे, हर महीने वो दे नहीं पाएंगे, वो देंगे साल में एक बार, तो वो कभी उभर ही नहीं पाएंगे, और हर बार हमारे कहने से कपास उगाते रहेंगे और ज्यादा ऋण लेते रहेंगे। तो किसानों को कर्ज के जाल में फंसा दिया। दूसरा नंबर क्या किया, बुनकरों को भी ऐसे ही करा कि लो तुम पैसे लो, लोन लो हमसे, गुमास्ता कह रहा है हमसे लोन लो और ज्यादा से ज्यादा कपास खरीद लो और इतना कपड़ा बना के तैयार कर दो। तो जो बुनकर थे उनको लालच आया कि यार ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो मुनाफा होएगा, ठीक है, और लोन तो हम बाद में चुका ही देंगे। तो वो क्या करने लगे, वो जो थोड़े बहुत खेती करते थे या दूसरे काम भी करते थे, उन्होंने सारा काम छोड़कर बुनाई का काम शुरू कर दिया, कपड़े बुनने का, ठीक है। तो वो सारा काम ठप हो गया, अब वो कपड़े बुन रहे हैं, कपड़े बुन रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कपड़े बुन रहे हैं, और जब कपड़े बेच देते हैं तो भी वो लोन नहीं चुका पा रहे थे। तो वो इस पूरे ट्रैप में फंस गए थे कि उनको मुनाफा नहीं हो रहा था पहले के बराबर भी, ठीक है। पहले वो जितने आराम से रह रहे थे अब नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि पहले वो उतना ही काम करते थे जितने उनके पास पैसे होते थे, उतना ही व्यापार में लगाते थे। अब ये जो लोन का जो चक्कर होता है ये बहुत खराब होता है, कभी भी उधार उधार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जितने पैसे हैं उतना काम कर लो, है ना। तो क्योंकि पहले कपास खरीदने के लिए तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना। तो वो जो गुमास्ता थे उनके साथ अत्याचार करने लगे, ठीक है, जबरदस्ती उनको मतलब गांव में आते थे, अगर बुनकरों ने कपड़ा तैयार नहीं करा टाइम पर या अच्छा कपड़ा तैयार नहीं करा, कुछ दिक्कत है कपड़े में, वो चेक करता था, गुमास्ता सारे कपड़े चेक करके ले जाता था, कुछ दिक्कत है कुछ है, या टाइम पे उन्होंने कपड़े नहीं दिए तो वो क्या करता, नहीं बना पाए, अच्छे कपड़े नहीं बना पाए, तो पूरे गांव के सामने उनकी इंसल्ट करता था, उनको चौराहे पर खड़े होके उनके कोड़े बरसाता था, उनको मारता था लाठियों से, ठीक है, और अपने साथ सिपाही लेके चलता था जो गुमास्ता था। जबकि पहले जो लोग थे इस नेटवर्क में, जो भारतीय लोग थे सारे, वो ऐसा काम नहीं करते थे, ठीक है, थोड़ा बहुत बोल दिया कि भाई टाइम पे दे दिया करो, नहीं दिया तो चलो कोई बात नहीं है, इस बार इसके घर कुछ प्रॉब्लम है हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो गुमास्ता था ये एडजस्ट नहीं करता था, ये वही काम करेगा जो अंग्रेज कहेंगे, क्योंकि ये अंग्रेजों की तनख्वाह, अंग्रेजों से तनख्वाह लेता है या फिर अंग्रेजों से वेतन लेता था, सैलरी लेता था। तो सैलरी वाला तो व्यक्ति तो वही काम करता है जो मालिक बोलेगा, तो वो वही काम करते थे। अब जो भारतीय बुनकर थे उनकी जो हालत थी वो दिन पे दिन बद से बदतर होती जा रही थी, अच्छे होने की वजह क्या हो गई, बहुत खराब हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें तीसरा, भारत में मैनचेस्टर का आना। अब सारा के सारा होलसेल मालिक कौन हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, सारा होल्ड किसके पास हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। जो भारत में मैनचेस्टर का आने का मतलब है कि इंग्लैंड का एक शहर है उसका नाम है मैनचेस्टर, उस शहर में मेनली काम होता था उस समय कपड़े बनाने का, ठीक है, बस उस पूरे शहर में एक ही काम था, कपड़े बनाने की फैक्ट्रियां थी और कपड़े बनाते थे। अब जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कपड़े बनाने लगी, है ना, कपड़े बनवाने लगी, तो भारत से जो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, सस्ते से सस्ता तैयार करवा लेती थी, ठीक है, सस्ता किसान से खरीद लिया, सस्ता बुनकरों से सिलवा लिया, बनवा लिया, और गुमास्ता उन्होंने लगाई रखे थे, तो वो मतलब पूरा काम क्या हुआ, भारतीयों को पूरा नुकसान होता था, सस्ते से सस्ता कपड़ा तैयार कर वो कहाँ पहुंचा देते, इंग्लैंड पहुंचा देते, ठीक है। अब मैनचेस्टर में जब ये कपड़ा जाता था तो मैनचेस्टर का कपड़ा, मान लो मैनचेस्टर की कोई फैक्ट्री बना रही है एक कपड़ा 10 रुपए में, ठीक है, और भारत से उससे अच्छी क्वालिटी का कपड़ा जा रहा है 8 रुपए में, ठीक है, क्योंकि कंपनी क्या कर रही थी, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए
कि ज्यादा सामान बिके मैनचेस्टर में, सस्ता ले जाती थी हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ के लोगों को मार पीट के सस्ते में काम करवा के, और इस कपड़े को, एक कपड़े को 8 रुपए में बिक रही थी। वहां का कपड़ा कितने में बिक रहा था? 10 में। तो वहां मैनचेस्टर का कपड़ा कोई खरीदने को तैयार नहीं, भारत के कपड़ा सब खरीद रहे हैं। तो कंपनी को पूरा मुनाफा हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय। ठीक है, तो मैनचेस्टर के लोगों ने बोला कि भारत और अन्य देशों से जो कपड़ा आ रहा है बिकने इंग्लैंड में, उस पर रोक लगे। ठीक है, भारत का या किसी भी देश का कपड़ा इंग्लैंड में नहीं बिकना चाहिए। इंग्लैंड में वही कपड़ा बिकेगा जो मैनचेस्टर में तैयार होगा, यानी कि इंग्लैंड में जो कपड़ा तैयार होगा वही कपड़ा इंग्लैंड में बिकेगा, बाहर से आप नहीं खरीद सकते। सरकार पे उन्होंने दबाव बनाया और सरकार ने ये नियम भी बना दिया कि ठीक है भैया, तुम्हारी बात सही है, बाहर से कोई कपड़ा नहीं खरीदा जाएगा। अब भारतीय जो कामगार थे, जो बुनकर थे, जो काम कर रहे थे, उनको घाटा होने लगा क्योंकि उनका कपड़ा बिकना बंद हो गया। दूसरा क्या हुआ, मैनचेस्टर से कपड़ा यहाँ बिकने आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी पर यह दबाव बनाया गया कि तुम इंग्लैंड मत लाओ कपड़ा बेचने के लिए। ठीक है, यहाँ कपड़ा नहीं बेचोगे, इंग्लैंड में आके नहीं बेचोगे, भारत से कपड़ा ले जाके इंग्लैंड में नहीं बेचोगे, लेकिन ये जो मैनचेस्टर का कपड़ा है इसे भारत में आके बेचोगे। ठीक है, तो दो नुकसान हुए। पहला नुकसान तो ये हुआ कि हमारा माल ब्रिटेन जाना बंद हो गया। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड जाना बंद हो गया। दूसरा क्या हुआ, मैनचेस्टर का माल आने लगा। ठीक है, अब मैनचेस्टर का माल आने लगा तो भारतीय बाजारों में विदेशी कपड़े छा गए और बहुत बड़ी संख्या में मशीन से बने हुए सस्ते कपड़े उपलब्ध होने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ, पूरा की पूरा जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय बुनकर थे, उनका काम जो थोड़ा बहुत रहा सहा था बुनकरों का, वो भी छिन गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब बुनकरों का काम छिन गया, फैक्ट्री वालों का भी काम छिन गया, जो व्यापारी थे उनका भी काम छिन गया। और इसमें सारी गलती किसकी है? अंग्रेजों की नहीं है, उस बादशाह की है, जो उनको हर रोज नए अधिकार देता जा रहा था कि सिपाही चाहिए लो ले जाओ, ये अधिकार चाहिए ये भी ले लो, वो अधिकार चाहिए वो भी ले लो। और उन्होंने अंग्रेजों को, उस बादशाह ने अंग्रेजों को इतना स्ट्रांग बना दिया कि वो भारतीयों पर ही शासन करने लगा। ठीक है, और बाद में क्या किया, उस बादशाह के, उन बादशाहों के साथ भी क्या किया, उनके भी अधिकार सीमित कर दिए गए कि भाई सारा शासन तो हम कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो। तो सारा उनका सीमित करते चले गए अंग्रेज बादशाहों का। लास्ट के जो बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, उनका जो शासन था वो किले तक ही था, किले के अंदर ही। यानी कि उनको बोल दिया कि हाँ तुम बादशाह हो, हमने मान लिया। अंग्रेज बोल रहे हैं कि तुम बादशाह हो, हमने मान लिया, तुम्हें बस 10,000 रुपए या 15,000 रुपए, जो भी वहां उस टाइम पे तय था कि इतनी पेंशन मिलेगी, ठीक है, तुम्हें महीने की, तुम बादशाह बने रहो अपने घर में, घर के बाहर हमारी चलेगी। ठीक है, ये था। और इसी के विरोध में फिर 1857 का संग्राम हुआ था। ठीक है, ये पूरी कहानी। तो भारत में मैनचेस्टर का आना पूरा की पूरा क्या हो गया, भारतीयों को नुकसान हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें फैक्ट्रियों का आना। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे फैक्ट्रियों का आना। तो फैक्ट्रियां कैसे आई भारत, वो है इसमें। भारत में फैक्ट्रियों का आना क्या है, कैसे आई फैक्ट्रियां, किस तरह से छाई। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने 2 शहर बसाए हमारे भारत में अपने व्यापार करने के लिए, भारतीयों से अलग। ठीक है, कौन कौन सा बसाया, एक तो बंबई बसाया, दूसरा कलकत्ता। तो उन्होंने क्या किया, बंबई में पहली कपड़ा मिल बनाई 1854 में लगी, और उसमें काम करना शुरू हुआ 1862 में। ठीक है, ये कपड़ा मिल बनाई, और एक और इसके बाद मिल लगी भारत में ही, कलकत्ता में। ठीक है, दूसरी कलकत्ता में। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि हमारे भारतीयों के पास पैसा नहीं था, बिल्कुल ही गरीब थे, कि बिल्कुल ही बर्बाद हो गए थे। थोड़ा बहुत दिमाग हमारे भारतीयों के पास भी था। तो ये जितनी भी लिस्ट आप देख रहे हैं, एक आपकी ही बुक में एक दे रखा है इसी चैप्टर में, ये जो जब 4th पार्ट शुरू होता है उसमें दे रखा है कि हमारे भारतीय जो व्यापारी थे, इसमें के से कई सारे जो व्यापारी थे, जो स्ट्रांग थे, वो हर परिस्थिति में अपने आप को संभाले रहे। ठीक है, जब अंग्रेज नए नए नियम ला रहे थे, उन परिस्थितियों में भी इन लोगों ने अपने आप को संभाल के रखा। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया कि उन सब कामों को छोड़ दिया जिनमें अंग्रेजों का ज्यादा इंटरफेयर था, जैसे कपड़ा वगैरह में ज्यादा इंटरफेयर था, तो उस काम को छोड़ दिया, तो दूसरा काम शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने, कुछ जो भारतीय व्यापारी थे, वो क्या कर रहे थे, अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज चला रहे थे त्रिकोण व्यापार। ठीक है, त्रिकोण व्यापार क्या था, त्रिकोण व्यापार था, मान लो ये है आपका इंग्लैंड, ठीक है, ये है आपका इंग्लैंड, ये हो गया आपका इंग्लैंड। ठीक है, और ये हो गया आपका भारत, और ये हो गया, अच्छा भारत इधर, चीन इधर, ये हो गया भारत, और ये हो गया आपका चीन। ठीक है, ये हो गए तीनों देश। उस समय इंग्लैंड वाले क्या कर रहे थे कि से भारत से अफीम खरीदते थे। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम खरीद रही थी। ठीक है, अफीम खरीदती थी
भारत पे टैक्स वैक्स लगा लेती थी, जो पैसे बच गए उससे अफीम खरीदी, भारत से अफीम खरीदी और उस अफीम को कहाँ बेच दिया, चीन में। चीन है, चीन में। अफीम का मतलब होता है ड्रग्स, जिससे नशा होता है वो उसको बोलते हैं अफीम, ठीक है, ऐसे करते हैं ना उसको, तो वो होती है अफीम, ठीक है। उस नशे वाले नशीले पदार्थ को कहाँ बेच दिया, चीन में। अब चीन में क्या होती थी, चाय, अच्छी क्वालिटी की चाय चीन में होती थी, यहाँ से चाय खरीदी और इंग्लैंड ले गई या फिर पूरे यूरोप में वो बेच देते थे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, कुछ भारतीयों ने दिमाग लगाया, भारतीय व्यापारियों ने, और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में क्या उगाना शुरू कर दिया, अपने अपने किसानों से बोला कि तुम अफीम उगाओ और हम तुम्हारी अफीम को खरीदेंगे और अफीम खरीद के हम ले जाएंगे चीन और चीन में जाके बेच देंगे, क्योंकि ये काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, भारतीय भी घुस गए इस काम में कि हम वहां बेचेंगे अफीम और अफीम बेचने के बाद चीन से चाय की पत्ती लेके इंग्लैंड तक पहुंचाएंगे, ठीक है। या चीन से चाय की पत्ती लाएंगे और कहाँ ले आएंगे, अपने बंबई पोर्ट पे ले आएंगे, ठीक है, बंबई पोर्ट पे लाके छोड़ देंगे, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देंगे। ऐसा कुछ उन्होंने अपना सिस्टम कर रखा था, तो यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा मुनाफा हो गया था, ठीक है। अब मुनाफा हो गया तो उन्होंने सोचा भैया हम भी फैक्ट्री लगा लें, ठीक है। तो उसमें से ये है द्वारिका नाथ टैगोर, ये भी अफीम का इन्होंने भी व्यापार किया था, चीन को अफीम बेचा और उसमें अच्छा खासा पैसा कमाया और इन्होंने क्या किया, फिर उससे यहाँ पर भारत में फैक्ट्री लगाई, ठीक है। जमशेदजी जीजो भायो टाटा, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि भाई ये जो सूती कपड़े वाला व्यापार है इसमें तो कंपनी हमें कुछ कमान नहीं देगी, तो हम क्या करें, हम इस्पात का कर लेते हैं, ठीक है। इस्पात यानी कि हम कर लेते हैं स्टील का और लोहे की फैक्ट्री लगा लेते हैं, और उससे क्या होएगा, लोहे की फैक्ट्री लगा लेंगे तो ये जो पटरी बन रही है ना, ये जो माल ढोने के लिए ये जो रेल वगैरह बनेंगी, ठीक है, ये जो रेल की जो पटरी बन रही है इसमें हम अपना माल बेच लेंगे और अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे। तो टाटा जी ने ये काम शुरू कर लिया, मतलब इन सभी लोगों ने अपना अपना कुछ ना कुछ काम देख लिया, वो काम देख लिया जिसमें अंग्रेजों का इंटरफेयर नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर इनकी जो फैक्ट्रियां थी थोड़ी थोड़ी चल रही थी, ठीक है। और इसमें भी अंग्रेजों ने फिर बाद में इंटरफेयर करना शुरू किया और इन लोगों के भी जो फैक्ट्रियां थी, जो काम धंधे थे, वो उन्होंने सीमित कर दिए कि भाई तुम बस इतना ही काम करोगे अपनी फैक्ट्रियों में, ठीक है, ज्यादा काम नहीं करोगे, ठीक है। जैसे सूती वाला तो वो अंग्रेज कर रहे थे, अगर ये लोग फैक्ट्री वगैरह भी खोलते थे सूती वगैरह की तो इन्हें टैक्स वैक्स देना पड़ता था उनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो इनका काम का जो प्रारंभिक उद्यमी थे, ठीक है, जो प्रारंभिक उद्यमी से मतलब होता है वो व्यक्ति, उद्यमी से मतलब होता है वह व्यक्ति जो व्यापार करने के योग्य है, या फिर हम कह सकते हैं जो सामान को कहीं से खरीद के कहीं बेच रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो साहसी है और जिसमें जोखिम झेलने की आदत है, ठीक है, नुकसान झेलने का साहस है उसके अंदर, ठीक है। अगर व्यापारियों को कभी फायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है सामान बेचने में, तो अगर उसको नुकसान भी होता है तो उसको भी वो झेल लेता है, ठीक है। एक तरह से उद्यमी को हम क्या बोलते हैं, साहसी। तो ये कौन थे, हमारे देश के साहसी थे और इन्होंने अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी इन्होंने फैक्ट्रियां खोल रखी थी और उनमें सामान तैयार किया जाता था, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, अंग्रेज इनके ऊपर भी लगाम कसने लगे और इनका भी फैक्ट्री चलाना अंग्रेजों ने बाद में मुश्किल कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा, मजदूर कहाँ से आए, ठीक है, मजदूर कहाँ से आए, इन फैक्ट्रियों में अब फैक्ट्री लगी थी तो काम काम भी कर रहे थे लोग, ठीक है। अब अंग्रेज भी फैक्ट्री लगा रहे थे, हमारे यहाँ के भी फैक्ट्री लगा रहे थे शहरों में, तो वही हाल हो गया जो इंग्लैंड में हो रहा था ना, वही हो गया यहाँ भी, ठीक है। वहां इंग्लैंड में क्या हो रहा था कि अब गाँव गाँव कपड़ा नहीं बन रहा था, फैक्ट्री लगने लगी शहर में, और शहर में लंदन में बहुत ज्यादा वहां पर फैक्ट्रियां लगने लगी, तो गाँव गाँव खबर पहुंच गई कि भाई शहर में बहुत काम मिल रहा है, वहाँ फैक्ट्री लग रही है, फैक्ट्रियों में काम कर सकते हैं। तो जैसे लंदन के जो गाँव के लोग थे वो शहर में आने लगे, वैसे ही हमारे यहाँ के लोग भी शहर में आने लगे। लेकिन लंदन में ज्यादा प्रॉब्लम हुई, हमारे यहाँ कम हुई, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, संयुक्त परिवार रहते हैं, सब लोग मिलकर रहते हैं। तो जब जॉब करने के लिए जाना था तो केवल लड़के गए जॉब करने के लिए, अपने बच्चों को गाँव में ही छोड़ जाते थे, अपने माता पिता अपनी पत्नी के साथ, ठीक है। तो जो जिनको काम करना है वो काम करने जाते थे छुट्टियों में, फिर अपने घर चले जाते थे, तो वो पूरे कुनवा को उठा के नहीं लेके आए शहरों में, है ना। तो वो गाँव में कम से कम साथ छुपाने की, अच्छे से खाने पीने की व्यवस्था कुछ तो चल ही रहा है, ठीक है। सोने साने की व्यवस्था तो ठीक से चली रही है, घर मकान कुछ तो है शहर में। तो अब एक अकेला आदमी है तो वो कहीं भी सो जाएगा, वो तो फैक्ट्री में ही सो जाएगा, है ना। अब बीवी बच्चों को रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उतनी ज्यादा खराब कंडीशन भारत में नहीं हुई थी जितनी इंग्लैंड में हुई थी। लेकिन भाई प्रॉब्लम वही थी वो सारी कि कम मजदूरों की जरूरत थी, ज्यादा मजदूर आ रहे थे उस समय भी। और कहाँ से आए थे,
आसपास के गांव से आए थे। ठीक है, मान लो कोई फैक्ट्री कानपुर में है, यूपी में है एक जगह कानपुर, उसका उदाहरण दे रखा है आपकी बुक में। मान लो कोई फैक्ट्री कानपुर में है, तो कानपुर के आसपास के जो गाँव के लोग थे वो आते थे उनमें काम करने के लिए, है ना, और उसमें काम करने के लिए आते थे। और उनकी भर्ती कौन करता था, उसके लिए भी एक आदमी को नियुक्त किया था अंग्रेजों ने, जिसको बोलते थे जॉबर। ठीक है, जॉबर का क्या काम होता था, मान लो किसी फैक्ट्री में एक आदमी को काम करते करते हो गए 3 साल। अब फैक्ट्री मालिक का विश्वास हो गया इस आदमी पर कि भाई 3 साल से काम कर रहा है, ईमानदार आदमी, अच्छा आदमी है, इसको बना दिया जॉबर। ठीक है, 3 साल से काम कर रहा है ये व्यक्ति, इसको ये बन गया जॉबर। अब इस जॉबर का काम है कि जब भी इस फैक्ट्री में वैकेंसी निकलेंगी, 10 आदमी 20 आदमी जितने भी आदमियों को जरूरत होगा काम के लिए, तो ये जॉबर को बोल दिया जाता था कि भाई तुम इतने आदमियों की भर्ती कर लो। ठीक है, एक तरह से जो कंपनियों में आजकल जो एचआर होते हैं, उसी तरह से उस समय जॉबर हुआ करते थे। तो लोगों की भर्ती करने का काम कौन करता था, जॉबर। और जॉबर कौन लोगों को भरता था, अपने खानदान के लोगों को भरता था, चाचा ताऊ को भरता था। ठीक है, जो भी उसके जानकार होंगे भाई, अपनी जानकारी वालों को पहले देगा ना काम, है ना, अपने गांव वालों को भर लेता था। और उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, सब कुछ करता था। जॉबर एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। ठीक है, अब शक्तिशाली व्यक्ति इसलिए भी होता था कि जिसकी नौकरी लगाएगा उससे थोड़ी बहुत रिश्वत भी लेगा। भाई हम तुम्हारी नौकरी लगा रहे हैं, 10-5 रुपए हमें भी दो। ठीक है, या फिर पहली तनख्वाह आएगी तो 10% दे देना, है ना। तो फिर हर कोई सोचता है कि यार नौकरी लग जाएगी, थोड़े बहुत रिश्वत देने की कोई बात नहीं है। तो जॉबर होता था वो व्यक्ति, है ना। और इसमें यह होता था कि जो भारतीय जो कंपनियां थी या भारतीय जो फैक्ट्रियां थी, उसमें जो मजदूर काम करते थे उनको काफी सहूलियत रहती थी। और उसमें सहूलियत यह रहती थी क्योंकि वो हमारी संस्कृति वाले लोग जानते थे, जब होली दिवाली की छुट्टी पड़ रही है तो उनको भेज देते थे। ठीक है, घर जाओ भैया काम कर लो, कोई बात नहीं, तुम्हारे त्योहार बना लो। तुम्हारी फसल आ गई तो फसल में भी छुट्टी मिल जाती थी कि जाओ 10 दिन की छुट्टी, 15 दिन की, 1 महीने की छुट्टी, तुम अपने फसल वसल काट लो, अपने गेहूं वेहूं टंकी वंकी में भर लो, माल बेचना है तो बेच लो, जो करना है वो कर लो। तो भारतीय लोग इतनी उन्हें छूट देते थे। ठीक है, और वैसे भी जो कॉटन का काम है वो गर्मियों में नहीं होता था, है ना, फसल का काम गर्मियों में होता है। सर्दियों में मेनली कपड़े बनाई वगैरह का काम होता था। तो ऐसे एडजस्टमेंट चलती रहती थी, लेकिन बाद में इनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। ठीक है, क्या क्या बुरा हुआ, वही हुआ कि यहाँ पे भी बाद में फैक्ट्रियों में मशीनें आने लगी, तो फिर यहाँ के बुनकरों का भी काम छिनने लगा, वो सारी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं पार्ट 5 में औद्योगिक विकास का अनूठापन। ठीक है, औद्योगिक विकास का अनूठापन का क्या मतलब है। औद्योगिक विकास का अनूठापन का मतलब है जब औद्योगिक विकास हुआ हमारे भारत में। औद्योगिक विकास से मतलब है कि फैक्ट्री लगनी शुरू हो गई। फैक्ट्रियां लगने का मतलब ये है कि उद्योगीकरण हो गया। ठीक है, अब फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई, तो अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि भाई इंग्लैंड में तो टेक्नोलॉजी चल रही है, भाप के इंजन से वो मशीन चलाते हैं ज्यादा, और मतलब मजदूरों की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, मशीन काम कर देती है और सस्ता माल तैयार हो जाता है। तो वहां से यहाँ भी टेक्नोलॉजी आने लगी भारत में। ठीक है, ये भी भाप के इंजन लाने लगे और उससे मशीनें चलने लगी। तो जब यहाँ भाप के इंजन आए तो मजदूरों की नौकरी जाने लगी। ठीक है, तो एक मशीन का नाम बताया था मैंने, स्पैनिंग जेनी, उस तरह के यहाँ भी आने लगी। तो जो महिलाएं बुनकर थी या महिलाएं जिनका धागा बनाने का काम था, उनका काम छिनने लगा। ठीक है, तो यहाँ भी स्थिति भयावह होने लगी। लेकिन यहाँ की महिलाएं इतनी बुरी नहीं है कि उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, ये शुरू कर दी। वो बेचारी चुपचाप अपने गाँव चली गई कि कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है ना, सही कहीं कहीं और से काम देखेंगे हम। तो ये सारी प्रॉब्लम का सामना उस समय मजदूर कर रहे थे। ठीक है, नौकरी जाने लगी थी, क्यों जाने लगी थी, क्योंकि ये जो कंपनी के जो लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, है ना, उनका जो उत्पादन हो रहा था वो कैसे हो रहा था, वो उनसे हो रहा था, मशीनों से। ठीक है, अब आदमियों की कमी पड़ने लगी, और मतलब आदमियों की जरूरत कम थी, तो उनकी नौकरियां जाने लगी। और पिछले पार्ट में बताना भूल गई थी, जब मैं बता रही थी कि भारतीय मजदूरों का क्या हुआ, उसमें मैं बताना भूल गई कि उन मजदूरों का एट लास्ट ये हुआ कि जब वो उस लॉन के ट्रैप में फंस गए। लॉन के ट्रैप में मतलब कि भाई लॉन ले लो और ज्यादा से ज्यादा कपड़ा बना के दो हमें। ठीक है, तो वो लॉन ले लेते थे, ज्यादा से ज्यादा कपास खरीदी, कपड़ा बनाया, और फिर उस कपड़े को किसको बेचना है, उन्हें उसी गुमास्ता को ही बेचना है, बाहर नहीं बेच सकते। क्योंकि अंग्रेज क्या बोल रहे हैं कि जब हम लॉन हम दे रहे हैं, तुम्हें ऋण हम दे रहे हैं, ऋण यानी कि ब्याज पे पैसे हम दे रहे हैं, तो तुम हमें ही तो बेचोगे, और हमें बेचोगे तो हम तय करेंगे कितने में बेचोगे। ठीक है, तो वो कभी भी बुनकरों को फायदा नहीं होने देते थे, और कभी भी वो ब्याज चुका ही नहीं पा रहे थे बुनकर, तो वो बुनकर घाटे में जाने लगे। अब उन पर कौड़े बरसाए जाते थे कि तुमने पैसे तो ले लिए, अब पैसे क्यों नहीं दे रहे हमारे। अब उनका जब कपड़ा इतना बिक ही नहीं रहा, तो वो पैसे कहाँ से दें। देखो कितनी बेईमानी। जैसे मान लो मैं बुनकर हूँ और आप लोग मालिक हो, आप लोग आए हमारे पास, मेरे पास, और बोले कि लो मैडम 100 रुपए लो और आप क्या करो, कपड़े बनाओ।
ठीक है, और 100 रुपए का ब्याज देना है तुम्हें, और जब ब्याज ब्याज जब ही दे देना जब तुम कपड़े बना के बेच दोगी इन्हें। ठीक है, अब बाद में तुम क्या कह रहे हो, मैडम कपड़े आपको हमें ही बेचने पड़ेंगे। क्यों बेचने पड़ेंगे, क्योंकि लोन तो हमने दिया है, तो तुम कहीं और नहीं बेचोगी, तो ठीक है भाई तुम ले लो। अब तुमने क्या रेट लगाया, तुमने 100 रुपए हमें लोन दिया, हमने 100 रुपए का सामान खरीदा, तुमने हमारे कपड़े का मूल्य लगाया 100 ही रुपए, तो हमें क्या बचा, हम जो 4-5 महीने, मैं जो 4-5 महीने से मेहनत कर रही हूँ, कपड़े बना रही हूँ, मुझे क्या बचा, मुझे कुछ नहीं बचा। ठीक है, तुमने हमें कपड़ा दिया या फिर आपने 100 रुपए हमें सामान खरीदने के दिए थे, तुमने 110 में हमारा माल ले लिया, तो हमें 10 रुपए बचे। अब 10 रुपए में पूरे घर परिवार कैसे चलेगा, तो क्या होने लगा, बुनकर बेचारे नुकसान में जाने लगे, घाटे में जाने लगे, और रातों रात गांव छोड़कर भाग जाते थे। ठीक है, ये भारत की स्थिति थी, रातों रात बुनकर पूरे की पूरा गांव खाली, मतलब पूरे पूरे गांव के लोग सल्लू कर रहे हैं कि भाई यहाँ कुछ नहीं बच रहा, हम फंस गए, और लोन हम पे चुक नहीं रहा, अब अंग्रेज हमें मारेंगे आके, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे है ही नहीं कि हम लोन चुका पाए। भाई 100 खर्चे होते हैं घर में, कोई हारी है, बीमारी है, खाना है, पीना है, किसी की ब्याह है, शादी है, नहीं दे पा रहे टाइम पे लोन। उन्होंने चक्र ही ऐसा बना रखा था कि लोन कभी पट ही नहीं सकता था, ऊपर से अनपढ़ व्यक्ति थे, तो कुछ का कुछ बता दिया, उनसे चक्रवर्ती ब्याज ले रहे हैं, उन्हें बेचारे ने पता ही नहीं है कि ये हम मजदूरों से चक्रवर्ती ब्याज लिया जा रहा है। अंग्रेज खूब मुनाफा कमा रहे थे, है ना। तो रातों रात वो मजदूर भाग जाते थे, पूरा की पूरा गांव खाली। सुबह अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि भाई हमारे पैसे चुकाने के लाओ, और देखा पूरा की पूरा गांव खाली, पूरे पूरे गांव में आदमी नहीं। और वो क्या कहाँ चले जाते थे, जंगलों में चले गए, आदिवासियों के साथ रहने लगे, कहीं अपनी रिश्तेदारी में चले गए, मतलब कहीं दूर चले जाते थे, ताकि हम लोग अंग्रेजों के हाथ ना लगे। ये कंडीशन हमारे देश में बुनकरों की हो गई थी। फैक्ट्री आने के बाद जब फैक्ट्रियों में काम ढूंढने आए, तो फिर फैक्ट्रियों में मशीनीकरण हो गया, तो फिर मजदूरों की दिक्कत हो गई कि उन्हें दोबारा गांव लौटना पड़ा, क्योंकि शहरों में काम ज्यादा रहा नहीं, ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत नहीं थी, कम व्यक्ति की जरूरत थी, क्योंकि मशीनों में काम हो रहा था। अनूठापन का मतलब ये हो गया कि भारत में उद्योगीकरण होने के बावजूद भी, ठीक है, उद्योगीकरण हो गया तो नौकरी चली गई लोगों की, है ना। मशीनें आ गई तो जो हाथ से काम कर रहे थे उनकी नौकरियां चली गई, क्योंकि अब जो हाथ से काम, पहले जो हाथ से काम हो रहा था, अब वो मशीनों से हो रहा है। अब जब नौकरी चली गई, तो ऐसा नहीं था कि सब लोगों की नौकरी चली गई, कुछ बुनकरों की नौकरी नहीं गई थी, कुछ बुनकरों को काम बढ़िया चल रहा था। कैसे, कुछ कढ़ाई का काम ऐसा होता है, मेहनत का काम जो अच्छा काम होता है, उसकी बराबरी कभी भी मशीन का कपड़ा नहीं कर सकता। जैसे आज भी भारत में 50-50 हजार की साड़ी बिकती है, आज भी भारत में 60-70 लाख के लहंगे बिकते हैं, 2-2 3-3 करोड़ के लहंगे बिकते हैं। तो वो जो लहंगे हैं वो मशीन से नहीं बनाए जाते हैं, वो जो साड़ियां हैं, जो लहंगे हैं, जो बहुत महंगे हैं, उनको मशीन से नहीं बनाते हैं, उनको हाथ से बुनते हैं वो। ठीक है, मतलब हाथ हाथ से जो भी हाथ की मशीनें होती हैं, जो पुरानी परंपराएं जो चली आ रही हैं, उसके हिसाब से बनाई जाती है। जैसे बनारसी साड़ी है, बनारस में बनती है वो साड़ी, उसकी डिमांड अंग्रेजों के समय भी उतनी थी, अंग्रेज चले गए उसके बाद भी इतनी थी, आज भी चल रही है वो साड़ियां। जबकि आज तो उद्योगीकरण नेक्स्ट लेवल का हो गया है, लेकिन आज भी वो साड़ियां चलती हैं। तो जो हाथ का काम होता है, हाथ का काम, जो जो बुनकर गरीब लोगों के लिए कपड़े बनाते थे, सादा सिंपल कपड़े बनाते थे, उनकी जगह तो किन्होंने ले ली, मशीनों ने। लेकिन जो बुनकर राज परिवारों के लिए कपड़े बनाते थे, रईस लोगों के लिए कपड़े बनाते थे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि मशीन का कपड़ा कभी भी हाथ के बने हुए कपड़े की कंपेयर नहीं कर सकता था। जितनी कलाकारी हाथ से हो जाएगी, उतनी मशीन से नहीं हो सकती, क्योंकि मशीन में एक प्रॉपर एक सिस्टम लगा हुआ है कि इस तरह का ही निकालेगा वो हलवा। ठीक है, एक प्रिंट उसमें सेट कर दिया तो वो 1000 साड़ी एक जैसी बना देगा। लेकिन बुनकर क्या करेंगे, कोई साड़ी कैसी बनाई, कोई कैसी बनाई, कोई कैसी बनाई, हर साड़ी वो अलग अलग बना रहे हैं, तो उनकी मार्केट में ज्यादा कीमत होती है आज भी। ठीक है, जो हाथ से साड़ियां बनती हैं आज भी 20-20, 25-25 हजार की, 30-30 हजार की बनती हैं। लहंगे आज भी 1-1, 2-2 करोड़ के बनते हैं, बिकते हैं, और कई कई महीने लग जाते हैं एक एक कपड़े को बनाने में। तो उसी तरह से उस टाइम पे भी कुछ बुनकर ऐसे थे जिनका हाथ का काम था, वो चलता रहा, और उनके हाथ के काम ना केवल भारत में बिक रहा था, विदेशों में भी बिकता था। ठीक है, तो बड़े जो बुनकर थे, जो अच्छे बुनकर थे, जो रईस परिवारों के लिए कपड़े बुनते थे, उन पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, गरीब लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो अनूठेपन का मतलब ये हो गया कि एक तरफ कुछ बुनकरों की नौकरी चली गई, दूसरी तरफ जो दूसरे बुनकर थे उनका काम ऊपर की तरफ ही जाता रहा, यानी कि और ज्यादा काम उनका बढ़ता ही रहा, कम नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि वो अमीर लोगों के लिए कपड़ा बना रहे थे और कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उन अमीर लोगों पर, थोड़ी बहुत महंगाई आ भी जाए, कुछ दिक्कत भी हो जाए, तो भी वो खरीद लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हुआ, 1900 से 1912 तक
भारत में सूती कपड़े का उत्पादन लगभग दुगना हो गया। क्यों हो गया? 1900 में हमारे देश में लोगों को समझ में आ गया कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं और अंग्रेजों को भगाओ। ठीक है, गांधी जी के भारत आने से पहले, गांधी जी आए थे 1915 में, लेकिन गांधी जी के भारत आने से पहले ही लोग ये बात समझ चुके थे। गांधी जी को बुलाया इसलिए गया था कि जो आंदोलन है, जो क्रांति है, वो स्पीड से फैले, हमें जल्दी वो मिल जाए सफलता, इसलिए गांधी जी को बुलाया गया था दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ जाते थे गांधी जी? दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चला रहे थे गोरे और काले के खिलाफ। ठीक है, मतलब जो अंग्रेज लोग थे वो क्या करते थे, जो काले लोग थे उनसे नफरत करते थे। ठीक है, उनके साथ पक्षपात करते थे। तो गांधी जी को बुलाया 1915 में। उससे पहले भी हमारे देश में क्रांति चल रही थी, अपने अपने लेवल पर क्रांति चल रही थी। तो एक क्रांति जो जोरों पर चलने लगी कब? 1900 में। ठीक है, 1900 में क्रांति जोरों पर चलने लगी। तो क्या बोला गया कि भाई विदेशी कपड़ों को मत अपनाओ, जो अंग्रेज की कंपनी जो कपड़ा बेच रही है उसको खरीदो ही मत। ठीक है, ये अपने आप भाग जाएगी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप भाग जाएगी, अंग्रेज अपने आप भाग जाएंगे, इनको हम सपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो इन्होंने 1905 में जब ये इस तरह की चीजें होने लगी, तो 1905 में उसने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया कि बंगाल के 2 टुकड़े कर दो, बंगाल पे शासन करने में दिक्कत हो रही है। मेन दिक्कत क्या थी कि वहां के जो व्यापारी थे उन्होंने एक गुट बना लिया था और वो पूरी टक्कर दे रहे थे अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि इन लोगों में बहुत ज्यादा भाईचारा चल रहा है, इनको अलग अलग कर दो। ठीक है, तो जिस पोर्शन में मुसलमान रह रहे हैं उसको अलग कर दो, जिस पोर्शन में हिंदू रह रहे हैं उनको अलग कर दो। तो ये दोनों जब अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग बट जाएंगे, तो इन पर शासन करना रहेगा आसान। अब जब 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन किया तो हमारे यहाँ हो गई लड़ाई, अच्छी खासी लड़ाई हो गई, और अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर विरोध करने लगे भारतीय, और उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया 1906 में, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में क्या था कि भारतीय जो माल तैयार हो रहा है, जो भारत में सामान तैयार हो रहा है उसको यूज करो। ठीक है, जो इंग्लैंड से सामान आ रहा है उसको यूज ही मत करो। ठीक है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है इनका सामान लेने की, और इनका सामान नहीं लोगे तो ये कितने दिन हमारे यहाँ दुकान लगा के बैठेंगे, फिर भाग ही जाएंगे, तो उससे हमें फायदा होगा। उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि ये जो व्यापारी थे, जब इनसे बोला गया कि जब इनको पता चला कि भैया भारत में चल रहा है स्वदेशी आंदोलन, यानी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, तो फिर इन्होंने भी अपनी फैक्ट्री लगानी शुरू कर ली और अपनी फैक्ट्रियों में ज्यादा से ज्यादा सामान उत्पादित करना शुरू कर दिया कि भाई अब तो जब मैनचेस्टर का सामान नहीं बिकेगा तो हमारा बिकेगा। ठीक है, तो इन्होंने अपना सामान बेचना शुरू कर दिया यहाँ पर। और सामान ना बिकने की एक वजह और थी, क्या थी? सामान ना बिकने की एक वजह ये थी कि यहाँ पर तो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। ठीक है, यहाँ तक तो वैसे भी ये जीतने लगे भारतीय जो लोग थे, यानी कि भारतीय बुनकरों को भी दोबारा काम मिल गया, भारतीय बुनकर भी दोबारा बुनने लगे कपड़े, क्योंकि डिमांड क्या थी कि जो भारत में बन रहा है कपड़ा वही खरीदना है, जो इंग्लैंड का है वो नहीं खरीदना है। ठीक है, तो ये सारे की सारी दोबारा अपने अस्तित्व में आ गए और अपना काम चलने लगा, और यहाँ पर जो भारत के व्यापारी थे वो दोबारा से अच्छे होने लगे। ठीक है, यानी कि समृद्ध होने लगे, उन पर पैसा आ गया। अब इसमें है लघु उद्योगों की बहुतायत, यानी कि लघु उद्योग भी अब फलने फूलने लगे। ठीक है, क्यों फलने फूलने लगे? क्योंकि विदेश से कपड़ा आ नहीं रहा। ठीक है, फैक्ट्रियों में एक लिमिट में कपड़ा बनना है, तो छोटे छोटे व्यापारियों ने दोबारा से लघु उद्योग खोले। लघु उद्योग का मतलब होता है कि जहां देखो, बृहद उद्योग जो मैंने ये बताए थे, ये लोग जो बताए थे, इन लोगों के कौन से उद्योग थे? बृहद उद्योग। बृहद उद्योग मतलब इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें लाखों लोग काम कर रहे थे। ठीक है, उस टाइम के हिसाब से समझ लो हजारों लोग काम कर रहे थे। ठीक है, और लघु उद्योग का मतलब होता है 100-200 वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, कहीं गली मोहल्ले में या कहीं आपके गांव के आसपास शहर में छोटे छोटे उद्योग हैं, उनमें 1000-2000 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कम संख्या में काम करते हैं लघु उद्योग में, छोटे रूप में उत्पादन होता है। कहाँ होता है? लघु उद्योग में। तो यहाँ पर ये जो लघु उद्योग थे ये फलने फूलने लगे थे दोबारा से, और दोबारा से जो भारतीय व्यापारी थे उनके लिए काफी चीजें इजी हो गई स्वदेशी आंदोलन से। दूसरा क्या हुआ था? देखो, दूसरा एक और फायदा हुआ। ठीक है, आपकी बुक में ही लिखा है। दूसरा क्या फायदा हुआ? एक तो अमेरिका में गृह युद्ध होने लगा, उसका भी फायदा भारतीय व्यापारियों को हुआ कि जो अमेरिका से जो कपास आ रही थी इंग्लैंड, वो आनी बंद हो गई। अब वो केवल और केवल कहां से? भारत से ही कपास जाएगी, क्योंकि अब अमेरिका से वो कपास नहीं खरीद पा रहे। फैक्ट्रियों को तो रोज कपास चाहिए कपड़ा बनाने के लिए, इंग्लैंड की फैक्ट्रियों को, तो वो क्या करने लगे? भारतीयों से कपास खरीदने लगे। तो जो हमारे भारत के व्यापारी थे वो कपास बेचने लगे, लो जी हम तो वही काम करेंगे जो हमें मिलेगा। ठीक है, अच्छा आदमी वही है कि जिस उसको जो काम मिले वही पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, मतलब वो है कि आप काम करो पैसे आए घर में, बस। ठीक है, दूसरा इसमें क्या हुआ कि देखो, विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ हमारा 1914 में से 1918 तक। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था,
तो भारतीय कपड़े की डिमांड बढ़ रही थी और विदेशी कपड़े की डिमांड खत्म। ठीक है, मतलब ज्यादातर कोशिश यही हो रही थी जितना भी लोग खरीद पाते कि भाई विदेश का सामान मत खरीदो, भारत का खरीदो। अब 14 के बाद से क्या हुआ कि माल इंग्लैंड से आना बंद हो गया, कपड़े वगैरह। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, एक दूसरे के जहाज बीच में डुबा देते थे, तो व्यापार कम होता है युद्ध में। भाई इंग्लैंड सामान लेके जा रहा है, ठीक है, बीच में जो दुश्मन देश है या कोई है, उन्होंने इनका जहाज डुबा दिया, तो व्यापार कम हो गया। ठीक है, व्यापार अब बाहर से कपड़ा भी आना बंद हो गया, मैनचेस्टर से कपड़ा आना बंद हो गया, तो अपना ही कपड़ा बिक रहा है, तो दूसरा फायदा ये हुआ। तीसरा फायदा क्या हुआ, अब इंग्लैंड जब युद्ध में उतर गया तो सैनिकों के लिए जूते चाहिए, ठीक है, सैनिकों के लिए कपड़े चाहिए, तो इंग्लैंड की फैक्ट्रियां क्या कर रही थी, सैनिकों के लिए काम कर रही थी, सैनिकों के कपड़े वगैरह, बम गोले धमाकू कारतूस वगैरह ये सब बना रही थी। ठीक है, तो फिर वहां की फैक्ट्रियों का काम कहाँ मिल गया, भारत में। अब भारत वाले इनके मजे आ गए, भारत वाले बोले, भारत वाले अपने कपड़ा वहां बेच रहे थे मैनचेस्टर में आराम से। ठीक है, वो जो रोक लगाई गई थी कि भारतीय कपड़ा यहाँ नहीं मिलेगा, बिकेगा, वो रोक हट गई और हमारे भारत से कपड़ा वहां बिकने लगा, और वहां का कपड़ा बिल्कुल हमारे यहाँ भारत में आना बंद हो गया, क्योंकि वहां की कंपनियां क्या बनाने लगी, बम गोला धमाके, और जो भी युद्ध के लिए सामान चाहिए था, वो युद्ध के लिए क्या चाहिए था, जूते कपड़े, ठीक है, और हैट वगैरह, ये बंदूक वगैरह, गोले वगैरह, ठीक है, बख्तरबंद गाड़ियां जो युद्ध में आसानी से रहे। तो इसका भी फायदा पूरा भारतीयों को हुआ, और भारतीयों के बड़े व्यापारियों का हुआ, टाटा जी को हुआ। ठीक है, जब से टाटा जी की जो फैक्ट्री थी उसको भारी फायदा हुआ, क्योंकि जो विश्व युद्ध में गोले फेंक के जो मारते हैं, गोले जो विस्फोट हो जाता है उनसे, वो जो गोले के जो खोल तैयार हो रहे थे ना, वो टाटा जी की फैक्ट्री में तैयार हो रहे थे। ठीक है, विश्व युद्ध के लिए जो सामान तैयार हो रहा था, वो टाटा जी की फैक्ट्री में, जमशेद टाटा जी, ठीक है, जो रतन टाटा है उसी परिवार से है, रतन टाटा भी जमशेद टाटा जी के परिवार से हैं। ठीक है, तो परिवार से थे, मतलब अब नहीं रहे हमारे बीच में, तो वो इसी परिवार के थे। तो इनकी फैक्ट्री में सामान बनने लगा, बहुत सारी फैक्ट्रियों में जूता वगैरह ये सारी चीजें बनने लगी, तो भारतीय लोगों को काम मिलने लगा, तो भारतीय मजदूरों को काम मिलने लगा। अब मजदूरों को काम मिल रहा है, भारतीय व्यापारियों को काम मिल रहा है, पैसा आ रहा है। ठीक है, तो पैसा ठोक के लगाया आंदोलन में। आंदोलन बातों से थोड़ी हो रहा है, आंदोलन में भी बहुत पैसा लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है आपको कि 4 लोग बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, इन आंदोलनों को चलाने का भी पर डे का कई कई हजार का खर्चा होता है। तो देशभक्त तो थे ही हमारे यहाँ लोग, तो ये जो व्यापारी थे इन्होंने खुलकर पैसे दान में दिए थे लोगों को, और आंदोलन की व्यवस्था करी थी। ठीक है, अब आंदोलन में जो व्यक्ति आएंगे उनको खाने पीने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। गांव से मजदूर उठ के आगे क्या दिन का खाना लेके आएंगे, आंदोलन चल रहा है 3-3 4-4 दिन अंग्रेजों के खिलाफ, 15-15 दिन, तो उनको खाने को कहाँ से आएगा, तो इन लोगों ने खर्चा उठाया था उस टाइम पे। ठीक है, इतना फ्री में नहीं मिली है आजादी, बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत, मतलब मैं कहूँ कि हमारे देश में देशभक्त लोगों की कमी नहीं थी पहले भी, आज भी नहीं है। ठीक है, इतना मतलब पैसे वाले लोगों ने भी खूब मदद करी थी लोगों की, जैसे भी वो कर पा रहे थे, और आजादी जो मिली है, कहीं ना कहीं इन लोगों का भी पूरा पूरा हाथ है उसमें। ठीक है, हम इन लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, केवल इनको नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने खुद के पैसे आंदोलन में लगाए थे। ठीक है, अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो हमें ना मजदूरों का भूलना चाहिए कभी भी, ना उन किसानों का भूलना चाहिए कभी भी जिन्होंने अपना बलिदान दिया। ठीक है, अभी नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में आंदोलन हुआ, आज न्यूज में ही आ रहा था, 50-60 लोग मर गए वहां पर। ठीक है, तो इतने सारे लोग मर गए और उनको क्या हुआ, शहीद का दर्जा दिया गया है उन बच्चों को, जो बच्चे आंदोलन में मर गए, नेपाल के आंदोलन में, जो करप्शन के खिलाफ कर रहे थे। सरकार वहां क्या कर रही थी, गड़बड़ घोटाला कर रही थी, भर्तियां वगैरह नहीं निकाल रही थी, और देश का विकास नहीं कर रही थी। तो वहां के जो युवा हैं, जो जेनजी, जेनजी बोलते हैं, जेनजी का मतलब होता है 1970 के बाद, और 2012 तक। ठीक है, कितना, 2012 तक जिन बच्चों ने जन्म लिया है उनको बोलते हैं जेनजी। ठीक है, जनरेशन जी, जनरेशन जेड। ठीक है, उनको बोलते हैं जैन जी। ठीक है, जनरेशन जेड, तो उनको जैन जी बोलते हैं। तो आंदोलन हुआ, वो लोग मर गए, तो उनको शहीद का दर्जा दिया गया है, और उनके परिवार वाले लोगों को 10-10 लाख रुपए मतलब दिए गए हैं, कि अब भाई उन बच्चों की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ तो मदद कर देनी चाहिए। किसी किसी घर में एक ही लड़का आया, वो भी मर गया, तो फिर माँ बाप का कहाँ से खाने का काम चलेगा। तो सरकार ने अच्छा काम किया है, मदद करी है उनकी। एक मिनट, अच्छा, ये देखो, अभी मैं ये भी कराती हूँ। ठीक है, ये तो हो गया, अब लघु उद्योग बहुत ज्यादा हो गए, ये भी हो गया। और हमारे व्यापार को बल मिला कहाँ से मिला, जब विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, और विश्व युद्ध प्रथम तो चला था 1914 से 1918, यहाँ पे भी हमें फायदा मिला। और बाद में जो विश्व युद्ध दूसरा शुरू हुआ, वो हुआ था 29 से 45 तक। ठीक है, और 45 के बाद हमारे जो आंदोलन थे वो बहुत तेज हो गए थे, क्योंकि यहाँ हम थोड़े थोड़े पैसे में समृद्ध हो गए थे,
आंदोलन तेज हो गए थे। और 47 में, यानी कि विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 47 में हमने अंग्रेजों को मार के भगा दिया था। और इस कदर मार के भगाया कि आपको गली मोहल्ले में अंग्रेज मिलते भी नहीं है। ठीक है, देखो लास्ट पार्ट आपका जो रह गया है वो रह गया है 6 पार्ट। देखो 6 में देखो ये जो हेडिंग है ना, ये पुरानी वाली आ गई है। ठीक है, इसको भूल जाओ। लास्ट पार्ट है वस्तुओं के लिए बाजार। वस्तुओं के लिए बाजार का क्या मतलब है? वस्तुओं के लिए बाजार का मतलब है कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ कपड़ा बेचने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। ठीक है, पहला तरीका क्या अपनाया अंग्रेजों ने हमारे यहाँ कपड़ा बेचने के लिए, कि जो मैनचेस्टर से कपड़ा बन के आता था उस पर लेबल लगा होता था, यानी कि उस प्रोडक्ट के जो बक्से होते थे उस पर लिखा होता था मैनचेस्टर, मेड इन मैनचेस्टर। जैसे मेड इन इंडिया चलता है ना आजकल, कि भाई ये जो सामान है इंडिया में बना हुआ है। मेड इन जापान, यानी कि ये सामान है जापान में बना हुआ है। तो हर प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि ये कौन से देश में बना हुआ है। तो उस पर लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर। तो उस बंडल देख के पता चल जाता था कि ये मैनचेस्टर का कपड़ा है। ठीक है, तो मैनचेस्टर का कपड़ा है, यानी कि मशीन से बना हुआ कपड़ा है, सस्ता कपड़ा है, अच्छा कपड़ा है, तो वो इस हिसाब से बिकता था। ठीक है, दूसरा इन्होंने, अंग्रेजों ने पूरी प्लानिंग के तहत क्या किया अपना सामान बेचने के लिए, कि भाई वहां से जो सामान आ रहा है वहां के लोगों को तो हम नहीं जानते। अब जैसे यहाँ का टाटा नमक बिक रहा है, तो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि जमशेदजी टाटा जी की फैक्ट्री का ये सामान बिक रहा है। ठीक है, जो टाटा ब्रांड है वो अच्छा ब्रांड है, अच्छे लोग हैं, देश की काफी सेवा करते हैं, सेना की काफी मदद करते हैं टाटा। ठीक है, टाटा जो ग्रुप है वो सेना के लिए उन्होंने बहुत अच्छी ब्लड प्रूफ गाड़ियां बना कर दी हैं फ्री में। ठीक है, पैसे नहीं लिए, फ्री में गाड़ियां दी हैं, ताकि हमारी जो सेना के लोग हैं अगर उसमें बैठे हैं तो कोई उनके ऊपर गोली चलाए तो उनको नहीं लगे। ठीक है, तो टाटा ग्रुप के जो कंपनियां हैं, जो कंपनी है वो बहुत अच्छी है, देश के लिए बहुत काम करती है, देश को बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में चैरिटी देती है। एक हॉस्पिटल है कैंसर हॉस्पिटल, वहां बिल्कुल फ्री इलाज होता है। ठीक है, कैंसर का इलाज जबकि 25-30 लाख में होता है नॉर्मल से नॉर्मल हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में फ्री में होता है जो टाटा जी का है। तो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि जो टाटा कंपनी है वो अच्छी कंपनी है, तो भाई हमें इसके प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। क्यों खरीदने चाहिए? क्योंकि ये जो मुनाफा होता है उसमें से उस टैक्स को भारत सरकार को देते हैं, फिर हमारी सेना की मदद कर रहे हैं, फिर गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, है ना, अन्य अन्य चीजों पर, तो हम सामान लेंगे। अब ऐसे ही अंग्रेजों ने क्या किया कि इन भारतीयों को अपना सामान कैसे बेचें, क्योंकि हमारी नजर में इंग्लैंड के जो लोग थे वो अच्छे नहीं थे शुरू से ही। ठीक है, तो हमारे जो भारतीय थे वो अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदना चाहते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे देवी देवताओं के पोस्टर लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, कैलेंडर छपवाने शुरू कर दिए। अभी जैसे आप मार्केट से कैलेंडर लेके आते हो तो हर पेज पे आपको एक अलग ऐड मिलेगा। ठीक है, कहीं पंखा लगा हुआ मिलेगा कि भाई ये वाला पंखा अच्छा है, ये वाली अगरबत्ती अच्छी है। जिस महीने में दिवाली होगी, है ना, दिवाली वाला कैलेंडर होगा, उसमें क्या होगा, नीचे अगरबत्ती का ऐड लिखा होगा कि इस वाली अगरबत्ती से पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी आएंगी आपके घर, लक्ष्मी जी का अगर प्रवेश करना चाहते हो तो इस वाली धूप बत्ती का प्रयोग करो, इस सामग्री का यूज करो, इस कपूर का यूज करो, है ना। ऐसे करके बेचते थे सामान वो, हमारे मतलब अपने इंग्लैंड से प्रोडक्ट बना के लाए, हमारे देवी देवताओं का फोटो चिपकाया और बेच दिया। अब हमारे लोग बेचारे, कुछ ज्यादातर लोग अनपढ़ थे उस टाइम पे, पढ़ नहीं पा रहे थे। अंग्रेजों ने और मुगलों ने पूरी पढ़ाई की व्यवस्था खराब कर दी थी हमारी, तो गुरुकुल बंद हो गए थे। तो हम लोग क्या, हमारे यहाँ के लोग क्या देखते थे, अरे गणेश जी छप रहे हैं, ये सही है, ये तो हमारे देवी देवता ही हैं, तो गणेश जी के नाम पे वो ले लिया सामान। ठीक है, इस पे लक्ष्मी जी छप रही है, ले लो, भगवान भगवान है हमारे। दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है, इस पे ये छप रहा है, ले लो। तो इस हिसाब से अंग्रेजों ने अपना सामान बेचने के लिए हमारे देवी देवताओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और उनके जो सामान बिकते थे हमारे यहाँ, उस पर हमारे देवी देवताओं का फोटो लगा होता था। और जो गरीब लोग हैं, जो कंपनी को नहीं देख पाते हैं, उनको नहीं पता कौन सी कंपनी है, वो देवी देवता का फोटो देखकर खरीद लेते थे कि ले हमारे भगवान के फोटो छप रहे हैं, ये तो भगवान के नाम पे ले लो है ना, जैसे भीख मांगते हैं भगवान के नाम पे दे दो, वैसे वो बेच रहे थे अपना सामान के भगवान के नाम पर ले लो। जैसे भगवान के नाम से कई सारे प्रोडक्ट चलते हैं, दिवाली में चलता है लक्ष्मी बम, है ना लक्ष्मी बम चलता है, तो खरीद लेते हैं उसको, भाई दिवाली आई है लक्ष्मी बम यूज करेंगे, तो कनेक्ट कर पा रहे हैं ना हम उससे कि वो हमारा प्रोडक्ट है ना, वो हमारी देवी देवताओं के नाम से है, हमारी कई स्थान के नाम से है ना। जैसे मिलता है गुजराती गुजराती ढोकला। अब जो लोग गुजरात के दिल्ली में रह रहे हैं वो सब खरीद लेंगे कि अरे गुजरात की टेक्नोलॉजी से बन रहा है ये, तो मतलब जैसे गुजरात में बनता है वैसा ढोकला है। तो इस तरह से अंग्रेजों ने पूरे विज्ञापन, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइज, एडवर्टाइज इस हिसाब से करे ताकि उनका सामान धड़ल्ले से बिके, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, उस समय तक भारतीय लोगों में इतनी अकल नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि भाई 100 साल पहले वहां औद्योगिकरण हुआ है, तो हमारे लोग 100 साल बाद ही उस टेक्नोलॉजी को सीख पाएंगे।
ठीक है, 100 साल पीछे चल रहा था हमारा देश उन देशों से। तो हमारे यहाँ के लोग ये टेक्नोलॉजी सीख ही नहीं पाए, ये मनसा समझ ही नहीं पाए कि भाई अगर प्रोडक्ट बेचना है तो लोगों को कनेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा टाइटल रखा जाए जिससे कनेक्ट हो। जैसे मैगी बिकती है तो उस पर क्या लिखता है, माँ के हाथों का स्वाद। अब जो 10 रुपए का मैगी का पैकेट बिक रहा है वो क्या आपकी मम्मी बना के आई है या आपकी मम्मी से पूछ के उन्होंने बनाया है कि कौन सा आटा लेना है, कि बढ़िया चक्की का लेना है, कि ये करना है। लेकिन आप कनेक्ट कर पाते हो कि भाई माँ के हाथों का स्वाद, तो माँ के हाथों का स्वाद आएगा मैगी खा रहे हो, है ना। तो इस तरह से प्रोडक्ट बेचने की मतलब कंपनी ये कला जानती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना आज भी, वो ये कला जानती है, तो उनको अपना प्रोडक्ट अपना सामान कैसे बेचना है। और ये सारी की सारी तरकीब किसने लगाई, अंग्रेजों ने लगाई। और बहुत बढ़िया से लोगों को पता भी नहीं चला और बहुत बढ़िया से अपना सामान भारत में बेचते रहे, ठीक है। और बाद में अब वो सारी चीजें यहाँ के लोग भी अपना रहे हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, कुछ भी झूठ बोल देते हैं, है ना। जैसे गुटखा वगैरह का ऐड आता है तो उसमें क्या दिखा रहा है, इलायची, ठीक है। और जो हानिकारक ड्रिंक होती है उनका ऐड आता है, एनर्जी ड्रिंक के रूप में पीजिए, इससे ये होगा वो होगा, पियोगे तुम्हारी पूरी बॉडी खराब हो जाएगी, है ना। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी होती हैं वो भी नहीं पीनी चाहिए, ज्यादा गर्मी पड़ रही है नींबू पानी पियो, सिंपल शरबत बनाओ, सिंपल मैंगो शेक बनाओ, सिंपल, और पियो, उससे उससे ज्यादा ताकत मिलेगी। कोल्ड ड्रिंक पीने से कोई ताकत नहीं मिलती। लेकिन आप क्या करते हो, खतरों के खिलाड़ी ये वाली कोल्ड ड्रिंक और डर के आगे जीत है ये वाली कोल्ड ड्रिंक, और आप पी लेते हो कि भाई निडर बन जाएंगे हम इसे पी के, है ना। तो ये जो टेक्निक है अपना सामान बेचने की, ये सारी किसने अपनाई, अंग्रेजों ने, ठीक है। तो इस पार्ट में कुछ खास नहीं था, बस यही था कि उन्होंने अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए, ठीक है। अब हम इसके सारे पार्ट पढ़ेंगे एक एक करके, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, और पूरे के पूरे पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, ठीक है। मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ आपको हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं। एक मिनट, हम पढ़ने वाले हैं अब कहाँ से, एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे और सारे के सारे जो पार्ट रहेंगे मैं उन्हें आपको करवाऊंगी विस्तार से, ठीक है। और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उससे फिर आपको ये भी रहेगा कि मैं प्ले लिस्ट में भी उनको डाल दूंगी बाद में, ठीक है। मैं क्या करूंगी, प्ले लिस्ट में भी डाल दूंगी ताकि आपको आराम से वो सारे के सारे चैप्टर मिल जाएं, उनके एमसीक्यू भी मिल जाएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे चैप्टर वाइज। देखो यही आपका वो है चैप्टर, ठीक है। मैं इसको पूरे चैप्टर को आपको करवाऊंगी, ठीक है। पूरे चैप्टर को मैं आपको बहुत डिटेल में करवाऊंगी, पार्ट वाइज करवाऊंगी। और इन सभी वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो पार्ट हैं, ये मैंने अब तक अपलोड कर दिए होंगे, ठीक है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्ले लिस्ट की लिंक पड़ी हुई है, आप उस लिंक पर क्लिक कर पार्ट वाइज, ठीक है, 6 पार्ट की वीडियो बनी है, 6 की 6 पार्टों को उस प्ले लिस्ट में क्लिक कर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू देखने हैं तो आप वो भी देख सकते हैं एमसीक्यू वाली प्ले लिस्ट पर, ठीक है। लेकिन विस्तार से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 6 की 6 पार्ट आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। कल आपको इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो मिलेगी। आप यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और हाँ, जो भी फ्रेंड आपके 10th क्लास में पढ़ रहे हैं ना, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना।